हेलो एंड वेलकम टू द मयंक वाजपेयी शो। आज के हमारे गेस्ट एक लॉयर हैं। हमने उनसे काफ़ी डिटेल में और एक आम इंसान के डेली लाइफ में जो लॉ का इम्पोर्टेंस होता है, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करी हैं। उसमें से एक्सीडेंट्स, पुलिस, बहुत सारे ऐसे लॉज जो आजकल बहुत ज़्यादा मिसयूज़ किए जा रहे हैं, हमने वो सब डिस्कस किया काफ़ी लेंथ में। और उनके जवाब भी ऐसे थे जो जो बहुत बहुत ईजी समझने में, कॉम्प्लेक्स नहीं थे बिल्कुल भी। बहुत मज़ा आया मुझे उनसे डिस्कशन करके। आई होप आपको भी उतना ही मज़ा आएगा इस शो को देखकर। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द शो। अगर आपको हमारा एपिसोड पसंद आता है, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट द लाइक बटन ओनली इफ़ यू लाइक द एपिसोड। ऑल्सो अगर आपका कोई फीडबैक है या आपका कोई सवाल है तो प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें। हमें रेगुलर इनसाइट्स मिलते हैं, हम आपके सारे कमेंट्स पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच वंस अगेन। एंजॉय द शो। हेलो चंगेज़ भाई, वेलकम टू द शो। थैंक यू बैंक भाई। सबसे पहले ये बताइए कि आपका नाम किसने रखा? मेरा नाम मेरे वालिद साहब ने रखा ओके। और ये सोच कर रखा कि चंगेज़ खान के अगर 10%, वो कहते थे कि मैंने आपका नाम इसलिए चंगेज़ खान रखा है कि नाम का असर आता है, और अगर 10% भी नाम का असर हो गया तो तुम कुछ बेटा खा पी लोगे खा कमा लोगे। तो वॉर का प्लान है? नहीं, वॉर का नहीं, प्यार का प्लान है। वॉर का टाइम चला गया। लॉयर कैसे बने? कैसे लॉयर, हुई शुरुआत? लॉ पढ़ा, डिग्री ली, आ गए फील्ड में। मेरे फादर लॉयर थे और मैं उनको देखता था बचपन से, तो तभी से सोचा था कि मैं भी इसी फील्ड में जाऊंगा। मैंने लोगों को मदद करते, मैं अपने पिताजी को, फादर को देखा कि वो कैसे ज़रूरतमंदों के लिए खड़े रहे। हमेशा उन्होंने गरीब लोगों की लड़ाई लड़ी और जब तक लास्ट डे तक उन्होंने वकालत करी है। नहीं, 2019 में वो नहीं रहे, जब तक वो हमेशा गरीबों के लिए लड़ते रहे, और उनसे मैं बहुत इंस्पायर था। ही वॉज माई हीरो। तो पहले से ही पता था कि आपको लॉयर बनना है? और कुछ कर ही नहीं सकता था, मुझे ये लगता है। ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस। लॉ चूज़ करना किसी स्टूडेंट के लिए ईजी नहीं होता है, और एग्ज़ाम भी जो उसका होता है वो ईजी नहीं होता है। और इसके बाद बहुत सारे मतलब ऐसे लॉयर्स हैं जो आपका सफ़र रहा होगा, आपने भी जब स्टार्ट किया तो उस तरीके की इंडियन जुडिशियल सिस्टम में जो लॉयर्स हैं उनकी फ़ीस नहीं होती है, वो उतना पैसा नहीं कमा पाते हैं, उनके डाउट्स होते हैं। कैसे 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 यहाँ तक आपने इतना सफ़र अपना कैसे तय किया? पहली चीज़ ये कि लिटिगेशन कभी भी इजी नहीं है। इट्स अ टफ जॉब और पेशेंस बहुत ज़रूरी है। पहले दिन आते ही आप बहुत कुछ कर लेंगे ऐसा नहीं है, पर हाँ, मेहनत पहले दिन से शुरू करनी है आप। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर आप मेहनत और ईमानदारी से मेहनत करेंगे इस फील्ड में, तो इससे अच्छा फील्ड मुझे कोई लगता नहीं। और इसकी कोई लिमिट नहीं है, इसका भी शायद इसकी लिमिट नहीं है कि आप कहाँ तक ग्रो करेंगे। जब दिल्ली में पहुँचा हूँ तो शायद 1000 या 1500 रुपये मेरी जेब में थे। अब ऊपर वाले का करम कि सब कुछ दिल्ली से ही मैंने ले लिया। कितना पैसा बना लेते हो आप? जो ये छोड़ दें, पर हाँ ठीक है। नहीं, सिर्फ सिर्फ उन लोगों के लिए जो लॉ में नया जा रहे हैं, जाना सब चाहते हैं। मैंने सब कुछ लिटिगेशन से ही अर्न किया है। सब कुछ में क्या क्या? सब कुछ में गाड़ियाँ हैं, घर है, ऑफिस है, सब कुछ लिटिगेशन से फिर आया। भी एक एवरेज अमाउंट, एक अच्छा लॉयर, डिसेंट लॉयर, कहाँ पर आपका ऑफिस है? डिफेंस कॉलोनी में हमारा ऑफिस है। सो डिफेंस कॉलोनी की एक लॉ फर्म, हम्म, और फर्म की बात ना करें यहाँ पे, एक इंडिविजुअल पार्टनर लगभग एक रफ स्केल पे कितना कमा लेता होगा? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 लाख रुपए महीना, कुछ कोई लिमिट ही नहीं है। Okay. मैं अपनी बात छोड़ दूँ, सिर्फ अगर सीनियर लॉयर्स की बात कर लें तो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि वो एक दिन में कितना अर्न कर सकते हैं। एक एक दिन की अपीयरेंस, पर डे की अपीयरेंस 10-10 लाख रुपए है। 10-10 लाख रुपीज़ पर डेट ऑफ अपीयरेंस। अगर 10 मुकदमे लग गए तो आप सोच सकते हैं एक दिन में एक लॉयर कितना। बहुत सारे लॉयर्स हैं जो करोड़ करते हैं एक दिन में। करोड़ में। और मेरे ख्याल से लॉयर्स सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाले। इसीलिए जीएसटी नहीं है लॉयर्स पे, इसलिए applicable जीएसटी नहीं है। नहीं। ओके, तो जो ये फिगर्स आपने बताई, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये, और आपने बताया कि 1500 रुपये से शुरू हुआ था ये सफ़र। सफ़र 1500 रुपये से शुरू है। कहाँ से आए थे? कैसे कैसे यहाँ से यहाँ तक का जो ब्रिज है, क्योंकि ये मैं उन लोगों के लिए पूछ रहा हूँ जिन्होंने अभी फ्रेशली लॉ पास्ड आउट हैं और आगे बहुत बहुत कठिन लगता है, नहीं समझ आता है। लॉयर्स वो भी हैं जो हमने जैसे डिस्कस किया कि वो दिन का 1 करोड़ रुपया बनाते हैं, और आप जब किसी भी कोर्ट में जाइए, चाहे बड़े शहर में या छोटे शहर में, आपको लॉयर्स वो भी दिखेंगे जो कोर्ट के बाहर खड़े हुए होते हैं, ट्राइंग टू फाइंड अ क्लाइंट, दे आर फिशिंग क्लाइंट्स, है ना? सो दोज ऑल्सो आर लॉयर्स, दे आर ऑल्सो हैव नहीं गॉट नहीं, डिग्रीज। मैं सो मतलब मैं डायनेमिक्स क्या होते हैं? जो कोर्ट के बाहर खड़े होते हैं, मतलब सॉरी टू से, मैं उनको लॉयर्स नहीं कंसिडर करता। ओके। कि आप लॉयर का मतलब ये नहीं कि आप बाहर खड़े होकर केस को पकड़ें, और हम पिच भी नहीं कर सकते हैं
कभी भी केसेस के लिए। ओके हम एडवर्टाइज नहीं कर सकते एज अ लॉयर। ओके वी आर नॉट सपोज टू एडवर्टाइज एनीथिंग कि भाई आप क्राइम करके आइए हम आपको छुड़ा लेंगे। ऐसा आपने कभी कोई एडवर्टाइज नहीं देखा होगा। हॉस्पिटल्स वगैरह के भी ऐड आजकल देखने को मिल जाते हैं, पर लॉयर्स के कभी कोई ऐड नहीं होते हैं। तो हमें काम तो पिच करना ही नहीं है। आपके रेपुटेशन के बेस पे, आपकी मेहनत के बेस पे, आपके फेम के बेस पे आप तक लोग आते हैं, और आपके जो एडवर्टाइज है वो आपका काम है। तो आपका सफ़र कैसा था वहाँ से, जहाँ से यू स्टार्टेड फ्रॉम ज़ीरो एंड देन टिल हाँ, टुडे? आई स्टार्टेड फ्रॉम ज़ीरो। यहाँ के दिल्ली में आके मेरे लिए ज़ीरो है। दिल्ली में मेरे फादर मेरठ में प्रैक्टिस करते थे, मैं दिल्ली आ गया। मेरे एक छोटा भाई था, वो लॉयर, वो छोड़ देते हैं। मैं दिल्ली आ गया और मैंने यहाँ पे ज़ीरो से शुरू किया। ओके और मेहनत की, कड़ी मेहनत की, पंक्चुअल बहुत रहा। मैंने डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा था शुरू में। मैं 9:30 कोर्ट में हुआ करता था, और 9 बजे से लेके शाम के 7-8 बजे तक मैं कोर्ट में रहता था। जब चैम्बर्स नहीं खुलते थे लोगों के, तब मैं अपने चैम्बर खोल लिया करता था। जूनियर था किसी की चैम्बर पर, तो वहाँ जाके मैं सबसे पहले चैम्बर खोल लिया करता था। और उससे फ़ायदा क्या हुआ कि सुबह सुबह मुझे कोई ना कोई काम वाम मिल जाया करता था। ओके तो किसी को गाइड कर दिया, किसी को बता दिया, किसी ने मुझे अप्रोच कर लिया, तो जल्दी पहुंचने से भी फ़ायदा मिला है कोर्ट में। लाइफ आजकल कैसी है, क्या कर रहे हो आप, क्या करते हो? और वैसे तो जितना भी आप फेमस हो, लेकिन उसके अलावा क्या काम करें आप? हम लिटिगेशन करते हैं, दिन में रात में 24 घंटे सिर्फ केसेस। अब ये गुंजाइश नहीं बची कि कुछ और कर पाएँ, तो मोस्टली मेरे ख्याल से मुझे तो ख्वाबों में भी आजकल केसेस की चीज़ें दिखती हैं। ओके 24 आवर्स दिमाग में ये सब चीज़ें रहती हैं। इंडिया में तो अब आपको पता है लिटिगेशन का ये हाल है कि आपके दिन और रात का नहीं पता है, क्योंकि सुबह आपको 10 बजे कोर्ट होनी है, रात में जब तक आप काम निपटाते हैं तो वो सोने का टाइम हो चुका होता है, बाकी दुनिया सो गई होती है, लॉयर्स सिर्फ काम कर रहे होते हैं। एटलीस्ट दिल्ली में तो मैंने ये देखा कि मोस्टली जो लॉ ऑफिसेज हैं वो लेट नाइट तक चलते हैं। ओके सो आप सिर्फ दिल्ली मैनेज करते हो या नहीं, हम लोअर ऑल कोर्ट्स या फिर पैन इंडिया हम लोग काम करते हैं। ऑल कोर्ट्स, ऑल कोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट इज वेल? इवन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, अदर हाई कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, स्पेशल कोर्ट्स, ईडी वगैरह। कौन कौन से केसेस लेते हैं? सभी तरह के केसेस, हमारी लॉ फर्म है, पार्टनर इन लॉ फर्म, और उसमें सभी तरह के केसेस हैं। और मोस्टली जो आजकल जो इन ट्रेंड है, आप भी सुनते होंगे, ईडी के केसेस, तो वो हैं काफ़ी सारे केसेस। स्पेशलाइज करते हो आप ईडी के केस में? ईडी के केसेस में स्पेशलाइज। तो ईडी से शुरू करते हैं सबसे पहले। चलिए। अचानक से ये 2014 से पहले होता था। ईडी ऑब्वियसली इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट इंडिया में काफ़ी पाइवटल रोल बड़े फाइनेंशियल फ्रॉड्स को लेकर या फिर इन्वेस्टिगेशंस को लेकर बॉडी हमेशा प्रेजेंट थी। लेकिन ये 2014 के बाद अचानक से ईडी बहुत ज़्यादा आने लग गई, ठीक है, न्यूज़ में ट्रेंड करती अब तो, ठीक है, ऑलवेज आई थिंक हर हफ्ते में, हर दूसरे हफ्ते में कोई ना कोई ऐसा न्यूज़ आई जाती है कि किसी ना किसी पे, आई थिंक अभी लास्ट पिछले हफ्ते में ऐसा हुआ कि देयर वाज समबडी हु वाज इम्प्लिकेटेड और देयर वाज अ ईडी रेड। तो ये अचानक से ईडी इतना एक्टिव कैसे हो गई? नहीं, अचानक से ईडी एक्टिव नहीं हुआ है। ईडी पहले भी था, एक्टिव भी था, पर मुझे लगता है अब वो थोड़ा मिसयूज़ होने लग गया ईडी का। ओके बहुत सारे उसके रीजंस हैं, पॉलिटिकल रीजंस भी हैं। ज़्यादातर आप देखते होंगे नेताओं पर ही आजकल ये चल रही है, और ज़्यादातर अपोजिशन के लीडर्स पर ईडी रेड होती है। लेकिन यहाँ पे एक बात भी है कि जब तक आग नहीं होती, जब तक धुआं नहीं, तो होता, धुआं तो sorry। बहुत सी जगह है, पर आग सिर्फ एक ही तरफ लग रही है। ऐसा है? हाँ, ऐसा है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही। क्योंकि मेरे पास नहीं आएगी ईडी, मेरे पास है नहीं पैसा। ऐसा नहीं है। ठीक है, पैसों से ईडी का कोई रिलेशन नहीं है। ओके ईडी कहीं भी आ सकती है, ओके और प्रॉब्लम यह है कि ईडी को जिस तरीके से ईडी का इस्तेमाल होना चाहिए था उस तरीके से नहीं हो रहा है। ओके मिसयूज़ ज़्यादा हो रही है यूज़ की बजाय। ओके आप आम आदमी पार्टी के मंत्री श्री संजय सिंह का केस था आपके पास, हाँ, संजय सिंह जी का केस था, हमारे पास है। तो उनको इतने टाइम तक वो जो जेल में थे, व्हाट वाज, कुछ बताइए उसके केस के बारे में। एक तो मैं पहले ये क्लियर कर दूं कि हमारा पार्टी से एफिलिएशन नहीं है। मैं ये नहीं कह सकता कि मैं एक पार्टी को, किसी को सपोर्ट कर रहा हूँ या नहीं। संजय सिंह जी एज अ क्लाइंट है हमारे लिए, और उनका केस हमने डिफेंड किया, कर रहे हैं अभी भी। ट्रायल में हम लोग उनको डिफेंड कर रहे हैं।
वो जो केस है दिल्ली लिकर स्कैम, उस केस में सिर्फ संजय सिंह जी नहीं और भी काफ़ी नामचीन लोग उसमें अरेस्ट हुए और बेल होने में उनको बहुत टाइम लगा। बेल होने का लेट होने का उसका एक ही रीज़न है कि उसमें ईडी में एक कंडीशन है, एक सेक्शन है, सेक्शन 45 पीएमएल एक्ट में। तो पीएमएल एक्ट में सेक्शन 45 में ट्विन कंडीशंस हैं। क्या होता है पीएमएलए, इसका फुल फॉर्म? प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। ओके। ठीक है, तो इसमें एक ट्विन कंडीशन, एक सेक्शन 45 में ट्विन कंडीशन दी है जिसकी वजह से बेल होना इसमें टफ हो जाता है। ट्विन कंडीशन क्या है, अगर मैं आम लैंग्वेज में उसको बताऊं तो वो इस तरीके से कि जज जब तक बेल नहीं देगा जब तक वो इस बात के लिए सेटिस्फाइड ना हो जाए कि ये इस एक्यूज ने ये जो केस उस पर हुआ है एक्यूज के ऊपर, इस एक्यूज ने ये केस प्राइमा फेसी उन्होंने नहीं किया, कोर्ट को ये लगना चाहिए। दूसरा कि जब वो बेल पर उनको अगर छोड़ा जाता है तो वो उसको रिपीट नहीं करेंगे या किसी भी इस तरह के केस में इन्वॉल्व नहीं होंगे फर्दर। तो ये कंडीशन इसमें बेल को टफ कर देती है, ये ग्राउंड्स मुश्किल कर देती है, ये टफ कर देती है इसको। और इसीलिए जो एक बारी जिसको भी ईडी अरेस्ट करती है तो उसको 5-5 6-6 महीना, 1-1 साल 2-2 साल लग जाते हैं। ओके। इसी वजह से सेक्शन 45 की वजह से, इसके एक्सेप्शन भी हैं बट सेक्शन 45 की वजह से ही हमें बेल लेना टफ होता है। कितना टाइम लगा आपको संजय सिंह को बाहर निकालने में? संजय सिंह जी की बेल लगभग 6 महीने में हुई थी। और लगभग आपके पास और भी पार्टी के उनके नेता थे जो अरेस्ट हुए थे? और भी किस पार्टी के नेता थे, और भी इस तरह के केसेस हैं हमारे पास, और भी स्कैम हैं जिनमें अभी तक बहुत से केसेस में मतलब हमारे क्लाइंट नहीं है बट हमने देखा है कि 5-5 6-6 साल से लोगों की बेल नहीं हुई है। आप जल्दी बाहर निकाल देते हो लोगों को? हाँ, जल्दी निकाल देते हैं, कोशिश कर सकते हैं, बाकी तो सब ऊपर वाले के हाथ में। क्या डिफरेंट होता है, मतलब लॉयर वही सेम बात बोलता है, डिफरेंस क्या होता है? आप जैसे फॉर एन एग्जांपल जब आप ये कहते हो कि आप ईडी केसेस में स्पेशलाइज करते हो, तो कैसे आप बाहर स्ट्रेटेजी निकालते हो? क्या होती है बहुत ज़रूरी है। स्ट्रेटेजी हर केस की दूसरे केस से डिफर होती है, हर केस दूसरे केस से डिफर होता है। एक स्ट्रेटेजी को आप हर जगह नहीं चला सकते, हर केस की आपको टेलर मेड स्ट्रेटेजी रखनी होगी। क्या होता है, थोड़ा डिटेल में बताइए। मैं आपको बताऊं, देखिए मैं केस की बहुत सारी चीज़ों को तो नहीं डिस्क्लोज नहीं, कर केस सकता। हाँ, ऑब्वियसली बट इंटीग्रिटीज में नहीं जाना। फॉर एग्जांपल के कोई केस है हम्म, तो उसमें हमें उसको मान लीजिए कि केस के लिए हमें उसको कब बेल लगानी है कब नहीं लगानी है, या तो पहले हमें चार्जशीट का वेट करना है। चार्जशीट जो ईडी चार्जशीट फाइल करती है उसको हम प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट बोलते हैं, पीसी। ईडी चार्जशीट नहीं फाइल करती, प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट फाइल करती है। ईडी की केस के लिए एक प्रेडिकेट केस होना बहुत ज़रूरी है। ईडी का इंडिपेंडेंट केस कभी भी नहीं होता है, उसके साथ एक प्रेडिकेट केस होता है। प्रेडिकेट मीन्स के एक एफआईआर होनी चाहिए पहले, ओके। तब ईडी उस पर ईसीआईआर रजिस्टर्ड करेगी, एनफोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट बोलते हैं उसको। ईसीआईआर रजिस्टर्ड होती है, फिर ईडी उसको इन्वेस्टिगेट करती है, पर प्रेडिकेट केस होना उसमें मैंडेटरी है। प्रेडिकेट केस के लिए पीएमएलए में एक लिस्ट दी हुई है शेड्यूल ऑफेंसेस की। उसी शेड्यूल ऑफेंसेस में अगर वो एफआईआर रजिस्टर्ड होगी जो पहले से रजिस्टर्ड है, तभी ईडी उन केसेस को टेकअप करेगी। इनका अपना एक इंटेलिजेंस वो है यूनिट है, वो उस पर वर्क करती है। इन्फॉर्मेशन शेयर करना एक दूसरे को आजकल मैंडेटरी है, मतलब इनकम टैक्स वाले भी करेंगे, जो शेड्यूल ऑफेंस में एफआईआर होगी पुलिस भी उनको अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करेगी, और उसमें से वो पिकअप कर लेते हैं केसेस को कि किस केसेस में उनको ईसीआईआर रजिस्टर्ड करके इन्वेस्टिगेट करना है। ओके। अब एक पैटर्न भी है कि ईडी जब भी आती है तो साथ में इनकम टैक्स भी आती है। नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ईडी प्रेडिकेट केसेस जो पुलिस ने रजिस्टर्ड किए हैं या इकोनॉमिक ऑफेंसेस केसेस ईओडब्ल्यू वगैरह ने रजिस्टर्ड किए, उनमें भी ईडी अपना इंटरफेयर करती है। अब इनकम टैक्स के तो बहुत कम मुझे दिख रहे हैं ट्रैक। जो क्रिमिनल साइड है उसमें ईडी के पुलिस केसेस ज़्यादा हैं। ओके। अरविंद केजरीवाल के स्पेसिफिक केस में मैं बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि पॉलिटिकली काफ़ी एक्सपोज था केस, और उसको ऐसा कहा जाता है, उन्होंने जो भी अपने एंगल में बोला सामने विपक्षी पार्टी के लिए, लेकिन एक पर्टिकुलर चीज़ थी कि उनको ईडी ने पहले करीब कुछ नोटिस भेजे, 5 नोटिस आई थिंक उनको दिए गए थे अलग अलग टाइम पे। तो ईडी पहले नोटिस देती है, ठीक है? हाँ। ऐसा मैं सही कह रहा हूँ ये? तो ईडी ने नोटिस भेजा। अब इसके बाद अगर सामने से कोई कोऑपरेशन नहीं था तब फिर उसके बाद क्लाइंट पे बुलाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जो जैसे हमारा एक एंटिसिपेटरी बेल का कॉन्सेप्ट होता है, ईडी में वैसा कुछ नहीं चलता? नहीं, देखिए ईडी में एंटिसिपेटरी बेल का ऐसा नहीं है कि फाइल नहीं कर सकते, आप फाइल कर सकते हैं, बट वो बहुत टफ चीज़ है क्योंकि ट्विन कंडीशन तो वहाँ भी एप्लीकेबल है। ओके। और एंटिसिपेटरी जब आप सोचें कि जब अरेस्ट हो जाता है
उसमें ही बेल लेना टफ है, एंटिसिपेटरी बेल तो नियर टू इम्पॉसिबल। बट हाँ, उसके ग्राउंड से ट्विन कंडीशन होने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने अब रिसेंट डेज में जो चीज़ें चेंज हो रही हैं उसके हिसाब से सुप्रीम कोर्ट अब भी ये कहती है कि बेल इज़ अ रूल, जेल इज़ द एक्सेप्शन। ओके, दिस इज़ आवर डॉक्ट्रिन कि भाई जेल जो है वो एक्सेप्शन केस है। कैसे ट्रीट करती है जब ईडी कस्टडी में लेती है बंदे को, उसके बाद उसके क्या एक्सपीरियंसेस होते हैं? मतलब ऑब्वियसली उससे क्वेश्चनिंग होती है, हर कोई कहता है। क्वेश्चनिंग होती है। अब रिसेंट डेज में कई जो हमारे क्लाइंट हैं जिनको कस्टडी में लिया गया, तो उनसे ये सुनने में भी आया, मैं नाम तो नहीं कोट कर रहा हूँ किसी ऑफिसर का, कि वो मारपीट और ये सब चीज़ों पे भी होता है ऐसा? होता है, होने लग गया है। होने लग वो गया? अपने आप को बिल्कुल पुलिस की तरह समझने लग गए। ओके, पावर बहुत है। पावर बहुत है। जो लॉयर होता है जो सामने से, आई थिंक दैट इज द सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। नहीं नहीं, सब केसेस में नहीं। सब केसेस में नहीं। हाँ, ईडी के पैनल लॉयर हैं, इनके पैनल एडवोकेट्स हैं ओके, जो ईडी के रोल पर होंगे, वो इनको रिप्रेजेंट करते हैं कोर्ट्स में। और ईडी की स्पेशल कोर्ट होती है, डेजिग्नेट कोर्ट होती है, मतलब नॉर्मल कोर्ट में उसका केस नहीं चलेगा, ईडी के लिए एक डेजिग्नेट कोर्ट होगी। तो सॉलिसिटर जनरल के अगेंस्ट गए हो आप कोई केस लेके? हाँ, सुप्रीम कोर्ट में जब कई बार अपियर हुए हैं उनके, फिर क्या एक्सपीरियंस था? बेल लिए हमने, उनको मजबूरी में कई बार ये कहना पड़ा कि हम अपोज नहीं कर रहे हैं। ओके, तो कॉन्फिडेंस आता होगा ना वैसे, अगर किसी ने, जैसे फॉर एन एग्जांपल, कोई बंदा है जिसने आपको रिटेन किया, मतलब जिसका मुकदमा या केस आप ले रहे हो, तो वकालतनामा पे जैसे चंगेज़ खान जैसे आपने लिख दिया, तो आधा काम तो वही हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है, आधा सामने काम कह रहा है, नहीं। कौन है मेहनत चंगेज़ खान जो आ रहा है केस देखो, लेने? मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, आप इस बात को माने, और हर केस में आपको उतनी ही मेहनत करनी है। हाँ, नाम का फ़र्क पड़ता है, चीज़ों का फ़र्क पड़ता है, पर अभी उसके लिए टाइम है, अभी उम्र कम है हमारी कि जान फिर पहचान का फर्क पड़ता है। जान पहचान का बिल्कुल फ़र्क पड़ता अच्छा, है। ऐसा होता है क्या कि अगर कोई लॉयर कोर्ट स्टाफ हम्म, जजेस को जानता है, और ये मैं ग्राउंड रियलिटी पूछ रहा हूँ, कि अगर कोई लॉयर की अच्छी जान पहचान है किसी लॉयर की, तो वो केस को ईजिली उसके कंक्लूजन तक पहुंचा देता है, रादर देन एक ऐसा लॉयर जो बहुत नया है, किसी को जानता नहीं है। बिल्कुल, मैं इसमें आपके इस क्वेश्चन पर डिनायल नहीं दूंगा। ओके, मैं बिल्कुल एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि इन चीज़ों का बहुत इफेक्ट पड़ता है। ये भी आप इसको माने कि 80% अगर आपकी मेहनत है तो 20% ये सब चीज़ें भी मैनेज करती हैं केसेस को। ये तो नहीं कि पूरा रिजल्ट चेंज हो जाएगा, बट आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलेगा। आपको जजेस आइडेंटिफाई करते हैं या कोर्ट स्टाफ आइडेंटिफाई करता है, ओके, इवन प्रोसिक्यूशन एजेंसीज आपको आइडेंटिफाई करती है, जैसे ईडी के ऑफिसर्स वगैरह हैं, अगर वो आपको जानते हैं थोड़ा बहुत, वो आप उस चीज़ का भी बेनिफिट मिलता है। ओके। तो ये बेनिफिट लेके आप अपने क्लाइंट्स को जल्दी बाहर निकाल लेते हो। आप कह सकते हो। ओके, ओके, वेरी नाइस। कुछ चीज़ों पर बात करते हैं जो एक बहुत रेगुलर आम आदमी के लाइफ में हमेशा होते हैं, और मुझे भी पता है क्योंकि कई चीज़ें थी जो मेरा जब बिल्कुल एक्सपोजर ऑलमोस्ट नहीं था, तो या फिर एक एज थी, तब तक मुझे बिल्कुल वो चीज़ें पता ही नहीं थी कि ऐसा होता है। टाइम के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें ऑब्वियसली पता भी लगी, लेकिन मुझे अभी भी ऐसा लगता है बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ें नहीं पता लगती, उन पे कुछ थोड़ा सा बात करते हैं। सबसे पहले तो ये कि रोड पे एक्सीडेंट्स होते हैं इंडिया में, बहुत नॉर्मल है, और दिल्ली एनसीआर मुंबई मेट्रो सिटीज़ में गाड़ियों का बहुत बम्पर टू बम्पर गाड़ी लग जाती है। हाँ, बम्पर टू बम्पर यहाँ ठीक है। गाड़ी लग जाती है। बहुत छोटा सा हल्का सा डैमेज हो गया, किसी का बम्पर निकल गया, या फिर कई बार थोड़ा सीरियस एक्सीडेंट भी हो जाता है, या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि थोड़ा सा एक्सीडेंट हुआ, दो चीज़ें होती हैं, एक तो सड़क पे जाम लग जाता है, और दूसरा वो जिन दोनों की गाड़ी लगी है वो आपस में झगड़ा कर रहे होते हैं। ठीक है, गाली गलौज झगड़ा बहुत नॉर्मल है। दिल्ली में आप जेंडर भी देख सकते हो, आपको भी पता होगा, है ना? मतलब बिना जेंडर के आप फर्क नहीं पड़ता है। मैंने 2 फीमेल्स को लड़ते देखा है, मेल फीमेल को लड़ते देखा है, मेल को लड़ते देखा है ना? तो रिगार्डलेस, तो इस सिचुएशन में एक नॉर्मल इंसान के लिए अगर उसका एक्सीडेंट हो जाता है, क्या करना चाहिए उसे? आई थिंक पहले तो रोड पर उतर के झगड़ा करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ओके, 100% गाड़ियाँ इंश्योर्ड होती हैं, रोड पे चलने वाली हर गाड़ी इंश्योर्ड होती है। ओके, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस मैंडेटरी है, कंपलसरी है करना, Okay. एज पर रेगुलेशन, एज पर पॉलिसीज। तो कोई भी गाड़ी जो रोड पे चल रही होगी वो इंश्योर्ड होगी, ओके, या ज़्यादा भी है तो वो इंश्योरेंस से कवर मिल जाएगा आपको। ओके। तो आपको उसके लिए लड़ना झगड़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो जब आप कह रहे हो इंश्योरेंस से कवर मिल जाएगा, तो जैसे सामने किसी ने मैं गाड़ी चला रहा था रास्ते पे, और एक किसी दूसरे व्हीकल ने मेरी गाड़ी को पीछे हिट कर से दिया। हिट कर दिया, तो इस सिनेरियो में अगर मैं उससे कहूँ कि आप अपने इंश्योरेंस के कागज़ दे दो
और नहीं, मैं उनसे ले लूँ? आपको उससे इंश्योरेंस के कागज़ मांगने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ओके, आप उसकी गाड़ी का नंबर नोट कर लें, आपकी खुद की गाड़ी भी इंश्योर्ड है, बिल्कुल। ठीक है? उसमें वो सब चीज़ें कवर्ड है। फिर भी आप दूसरी गाड़ी का भी नंबर ले लें, क्योंकि होता क्या है कि जो भी कोई एक्सीडेंट रोड पर होता है हुँ, हुँ, या उस पर पुलिस एफआईआर होती है, हुँ, हुँ। तो आपको वो नंबर देना ज़रूरी है। पुलिस उसको ट्रेस करेगी और उसके इंश्योरेंस के पेपर, आरसी, वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह होगा, वो सब चीज़ें पुलिस का काम है इन्वेस्टिगेशन में, ओके। ठीक है? लेकिन अगर इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट एक्सचेंज कर लें, तो सामने वाला बंदा, नहीं, मैं आपकी सामने वाले के गाड़ी इंश्योरेंस पे नहीं, क्लेम कर सकता हूँ, आपकी गाड़ी खुद एक्सीडेंटल क्लेम के लिए इंश्योर्ड है। और अगर नहीं है तो? आप सामने वाले के थर्ड पार्टी क्लेम थर्ड में, पार्टी क्लेम में मेरा आपका और आपका आ आपका दोनों जाएगा। का थर्ड पार्टी था, बिल्कुल, बिल्कुल, तो उसमें थर्ड पार्टी पे सामने वाले के बिल्कुल आ जाएगा, क्लेम कर बिल्कुल आ सकते जाएगा। हैं। ओके। हाँ, और जहाँ लाइफ थ्रेटनिंग कोई चीज़ हो गई है एक्सीडेंट में, हुँ, हुँ, तो वहाँ आपको मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल होता है, ओके, एमएसीटी कोर्ट्स होती हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं नॉर्मल वे में। ओके। तो उसमें आपको क्लेम फाइल करना है। तो उसमें आपके जो हॉस्पिटल चार्जेस हैं, जो अगर ऊपर वाला ना करे किसी की लाइफ डेथ हो गई किसी डेथ हो की। गई है, तो उसके जो सर्वाइवर होते हैं, उनको क्लेम मिलता है। तो उसकी बहुत सारे हिट एंड रन केसेस होते हैं। हिट हिट वो एंड रन केसेस में भी एक तो आप सीसीटीवी वगैरह का हुआ है तो पुलिस ट्रेस आउट कर लेती है, ओके, और एक इंश्योरेंस एक पॉलिसी है कि अगर हिट एंड रन केसेस में इमिडिएटली भी आपको एक अमाउंट, सर्टेन अमाउंट कोर्ट दे देती हैं। ओके। हाँ, तो एक इंसान अगर एक्सीडेंट हुआ है और किसी की भी परिवार में ऐसे मिसहैपनिंग हो जाती है, तो एक प्रोसीजर है जो किसी को अलाउ करता है कॉम्पेंसेशन लेने के लिए कॉम्पनसेशन, फॉर द लॉस ऑफ लाइफ और लॉस ऑफ लिम्ब, ऐसा है? लॉस ऑफ अर्निंग का भी, लॉस ऑफ अर्निंग भी, ओके। लॉस ऑफ अर्निंग भी किसी के हाथ पैर से कोई काम करता है, वो इतना ज़्यादा उसके साथ एक्सीडेंट में चीज़ें हो गई कि वो काम ही नहीं कर सकता, तो वो Okay. सब भी उसमें कवर होता है। दूसरी चीज़ पे आते हैं। एक आज भी सोसाइटी के अंदर पुलिस को लेकर एक थोड़ा सा डर रहता है। नॉर्मल इंटरेक्शन में एक आम आदमी पुलिस से सिर्फ या तो बैरिकेड पे मिलता है या फिर एक ट्रैफिक स्टॉप पे, और उस ट्रैफिक स्टॉप पे इंटरेक्शन जो होता है वो कभी भी प्लेजेंट नहीं होता अनलेस डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, और क्योंकि 4-5 डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जुगाड़ का देश है हमारा, बहुत सारे लोगों के डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल। नहीं पूरे होते हैं, तो वो उनका एक्सपीरियंस प्लेजेंट नहीं होता है। लेकिन अब क्या होता है, जब कभी भी किसी के साथ, मैंने कई जगहों पे ऐसा देखा है कि कभी भी जब किसी के साथ गलत हो भी रहा होता है तो उसको पुलिस को पहले कॉल करने में बहुत हिचक या फिर डर सा महसूस होता है, पहले कॉल करने में या पुलिस को बुलाने में। वो ये सोचता है कि सामने वाला बुला ले। हाँ, तो अब मुझे ये बात पता है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि जो बंदा पुलिस को कॉल करता है उसको कुछ बेनिफिट होता है इमीडिएट उस टाइम पे सीन पे? अगर लेट्स से 2 लोगों का झगड़ा हुआ है, मेरा और आपका फॉर एन एग्जाम्पल झगड़ा होता है, और मैं वेट कर रहा हूँ, मेरे अंदर झिझक है, मैं पुलिस को कॉल नहीं कर रहा, आपने उतनी देर में पुलिस को कॉल कर दी, तो इससे कोई बेनिफिट होता है? हाँ, देखो, पहले कॉल कौन करता है? पहले कॉल करने वाले को थोड़ा बेनिफिट होता है, कैसे? नो डाउट, क्योंकि रिपोर्ट उसकी कॉल पर वो पुलिस आई तो पहले पुलिस उससे ही इंटरेक्ट करेगी कि भाई पुलिस जब पीसीआर हम बोलते हैं ना, पुलिस कंट्रोल रूम से जो 100 नंबर पे या अदर स्टेट में कोई 112 से जब पुलिस जिप्सी या पुलिस की गाड़ी आप तक आती है, पीसीआर वैन आती है, तो वो पहले उस आदमी से इंटरेक्ट करती है जिसने कॉल करा होता है। ओके, ठीक है, तो कभी भी झिझकना नहीं चाहिए। मुझे लगता है कि 100 नंबर आपको इमिडिएटली किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में कॉल कर देनी चाहिए। अगर आप इन्वॉल्व हो तो कोशिश करनी चाहिए कि आप पहले बिल्कुल कॉल कर दो। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको बताता हूँ एक चीज़ कि मैं जब दिल्ली आया वकालत करने, तो मैं गाज़ियाबाद रहता था, तो दिल्ली वकालत करने आता था। ओके, तो बहुत लंबा डिस्टेंस है। जी। तो एक बार कोई एजिटेशन था, कुछ था, तो यमुना का जो ब्रिज है वो पूरा चौक था, जाम था, उस पर कोई प्रोटेस्टर, वहाँ प्रोटेस्ट चल रहा था, लोग बैठे हुए थे। ओके, तो आप ये सोचिए कि मैंने उसके लिए भी 100 नंबर कॉल कर दी थी कि मेरा दिल्ली हाई कोर्ट में केस लगा हुआ है और मुझे अपीयर होना है, किसी की बेल है। ओके, तो पुलिस पीसीआर वैन आई, मैंने उनको बताया, मैंने अपना आइटम उनको दिखाया कि देखिए मेरा केस लगा है दिल्ली हाई कोर्ट में और मुझे इस बेल में अपीयर होना है। मैं पुलिस की गाड़ी में बैठ के दिल्ली हाई कोर्ट गया था। लेकिन ऐसा सच्चा बहुत कम नहीं, केसेस, हेल्प, आपको लॉ देखिए, के बारे में नहीं, पता है, पता है, इसलिए आप यूज कर पुलिस पाए। को आप देखिए, पुलिस को थोड़ा दोस्त मान के भी चला जा सकता है। नहीं हो, मैं तो मानता हूँ, नहीं, आप तो बिल्कुल मानते हैं। होते आप 100 नंबर कॉल करेंगे, 100 नंबर रिकॉर्ड होती है, ओके, उसका कॉल रिकॉर्डिंग भी होती है, और आज जब आप उस पर कोई चीज़ को इन्फॉर्म करते हैं तो उसका फॉल बैक एक्शन भी है कि वो उनको फॉलो भी करते हैं कि वहाँ पे वैन पहुँची नहीं पहुँची, कोई आया नहीं आया, और नियर बाय पुलिस स्टेशन में वो लेकर जाएंगे आपको
और अगर इमरजेंसी सिचुएशन है, कोई एक्सीडेंट है या मारपीट में चोट लगी, तो एम्बुलेंस वगैरह भी पुलिस अरेंज करती है। और इससे एक और क्योंकि आपने इतना इंटरेस्टिंग पॉइंट बताया, एक और चीज़ कि लेट्स से किसी को बहुत बहुत रेयर, अब मैं कोशिश करूंगा कि देख के हर छोटी चीज़ के लिए लोग ना कॉल करने लग जाएं, लेकिन फिर भी ऐसे सिचुएशंस आ सकते हैं किसी की लाइफ में। फॉर एन एग्जांपल, कहीं ट्रैफिक है और किसी के घर का कोई एम्बुलेंस से जा रहा है, तो आई थिंक उस टाइम पे पुलिस को कॉल करके एक फ्री रूट मांगा जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल है ना? बिल्कुल बिल्कुल, और ये बिल्कुल। पैन और ये हुआ इंडिया है। वही ये कई बार होता है, कई बार एम्बुलेंस में ये उसमें पुलिस हेल्प करती है, फ्री रूट कराती है, निकलवाए हैं, ऐसे एग्जाम्पल हैं। ओके। आई थिंक ट्रांसप्लांट वगैरह जब हो रहा होता है तब मूव करते हैं, तब उसमें तो हेल्प करते हैं, बहुत उस पे सारी एक चीज़ों मूवी के भी लिए बनी है। ओके, वेरी और नाइस। पुलिस, देखिए क्राइम छोटा बड़ा नहीं होता, मुझे लगता है जब भी कोई क्राइम हो तो उसको आपको इन्फॉर्म करना ज़रूरी है। ओके, और ये आपके ऊपर एक, बोलते हैं ना हम, एक ड्यूटी आपके ऊपर है कि आप पुलिस को क्राइम की इन्फॉर्मेशन दें। ओके। तो कभी भी जब दो लोगों के बीच में अगर डिस्प्यूट चल रहा हो तो झिझकना नहीं चाहिए उससे। बिल्कुल। जिसने कॉल नहीं करी है उसका नुकसान ही है। और आपके सामने हो रहा है, आप उस झगड़े में इन्वॉल्व नहीं, तब भी आपको कर देना चाहिए ओके, कि वो, ऐसा ना हो कि वो झगड़ा बढ़ते बढ़ते किसी की जान पे नौबत आ जाए। ओके। तो आपकी एक 100 नंबर की कॉल किसी की जान बचा सकती है। कई सिनारियोज में ऐसा देखने को मिलता है कि मैं लेट्स से एक आम आदमी हूँ, 9 to 5 जॉब करता हूँ, और मेरे पास अचानक से एक दिन एक कॉल आता है कि किसी ने या तो कंप्लेंट करी है या किसी ने मेरे रिश्तेदार के बारे में कंप्लेंट करी है, और मेरे हाथ पांव फूल जाते हैं। पुलिस का कॉल आता है कि आप प्लीज़ स्टेशन आ जाओ, तो मैं बड़ा बड़ा डरा हुआ महसूस करता हूँ। तो क्या क्या एक एक इंसान को क्या करना चाहिए? और डरने से बताइएगा सबसे पहले कि डरने से बताता हूँ, डरना मना है कि नहीं? डरना बिल्कुल मना है। अगर आपने कुछ गलत नहीं किया तो किसी भी सूरत में डरना मना है। पुलिस एनकाउंटर कर देती है लोगों का, ऐसी थोड़ी ना कर दी। ऐसे इमेज है। पुलिस नहीं। एनकाउंटर भी ये मैं बहुत जेन्युइन क्वेश्चंस नहीं, पूछ रहा हूँ। पुलिस के मैंने बहुत एनकाउंटर्स बहुत आप लोगों से नोटिस, मिला हूँ जो हमने ऐसा सोचते हैं। देखो, लोग बोलते हैं पुलिस एनकाउंटर कर देती है, पर पुलिस किसी भी शरीफ आदमी का, किसी वर्किंग आदमी का उठा के ऐसे ही एनकाउंटर नहीं कर देती। हाँ, कभी कभार कोई बाय मिस्टेक हुई है चीज़ें, मतलब ऐसा है, प्रेसिडेंट्स हैं कि जहाँ पे पूरे फर्जी एनकाउंटर हुए हैं, बट वो बहुत बहुत ज़्यादा, रेयर है। बहुत रेयर केस है, बहुत रेयर केस है। पुलिस से हमें डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और जब आपने कोई क्राइम नहीं किया हो तो बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अभी इतनी सिचुएशन ख़राब नहीं हुई देश में कि लॉ एंड ऑर्डर की, कि आपको बुलाया और उठा के अरेस्ट डाल दिया किसी भी केस में। कोई ना कोई एफआईआर ज़रूर होगी। और रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट्स हैं वो आपको एक तरह से इम्यूनिटी देते हैं कि जो पेटी ऑफेंसेस हैं, जिसमें 3 साल की अप टू 7 ईयर तक की जहाँ पे पनिशमेंट हैं, तो उसमें विदाउट नोटिस आपको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। पहले आपको बुला के इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कराया जाएगा। ओके, सेक्शन 41 है सीआरपीसी का, जिसमें कि पुलिस को ये नोटिस देना है, आपको बताया जाएगा, बुला के आपसे इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, आपका भी वर्जन लिया जाएगा। ओके। तो क्या मतलब पर हाँ, डिफॉल्ट पर पुलिस कैन अरेस्ट। जब इंसान को बुलाया गया तो क्या करना चाहिए उसे? फ़ोन आया। अब यहाँ पे एक फ्रॉड भी चल रहा है। या तो वो फ़ोन जेन्युइनली किसी पुलिस स्टेशन से आया, या वो स्कैमस्टर से आया। ओके, स्कैम करने वाला आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है। ओके, तो आपको इस मामले में तो बहुत ज़्यादा मतलब अलर्ट रहना है कि किसी ने आपको फ़ोन किया कि आपके एक पार्सल में ड्रग्स निकली है, या आपने कहीं ट्रांसफ़र किया था, कोई पेमेंट किया था, वो पेमेंट आपका क्राइम में यूज़ हुआ है, या आपके अकाउंट में पैसा आ गया है, वो पीओसी है, प्रोसीड ऑफ क्राइम है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको कॉल करके आजकल स्कैम करने वाले लोगों को डिजिटल अरेस्ट कर रहे हैं। ओके। लेकिन अगर अभी इस पे डिस्कस करते हैं, अगर जेन्युइन कॉल आया है, अगर जेन्युइन कॉल आया तो आप पुलिस से पूछ सकते हैं। आपका पूरा राइट है कि पुलिस से आप पूछ सकते हैं कि मुझे किस केस में बुलाया जा रहा है, आप मुझे नोटिस दे दीजिए। ओके, तो आप रिटर्न नोटिस उनसे ले सकते हैं, वो आपको व्हाट्सएप पे या आपके घर पर नोटिस देंगे। तो 160 का नोटिस, 41 का नोटिस। क्या होता है उस नोटिस में? उसमें पुलिस आपको इन्वेस्टिगेशन के लिए बुला सकती है। ओके, और हमेशा इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाने का मतलब ये नहीं कि आप एक्यूज्ड हैं, आप विटनेस भी हो सकते हैं। ओके, कहीं किसी चीज़ से, मान लीजिए किसी ने किसी पर कोई केस किया है, आपके ऑफिस में मान कोई केस हुआ है, कोई फ्रॉड हुआ है, आप उस ऑफिस में काम करते हैं, आप उस टीम के साथ काम करते हैं जिसको एक्यूज बनाया गया, उस टीम में आप भी थे, तो आपको पुलिस बुला सकती है इन्वेस्टिगेशन के लिए कि साहब ये केस हुआ है, ये आदमी आपके साथ काम करता था, इसका क्या बिहेवियर था, या ये इसका क्या ड्यूटी टाइम से XYZ कुछ भी क्वेश्चन वो आपसे इंक्वायरी कर सकती है। ओके, तो आप एज ए विटनेस भी कॉल हो सकते हैं
हमेशा एज एन एक्यूज कॉल होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। ओके। तो पुलिस से हमेशा ये डरने की या एक पुलिस के नोटिस से भी डरने की ज़रूरत नहीं है। आप जाएंगे, अगर आप नोटिस डिफ़ॉल्ट करते हैं हम्म। तब इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। ओके। भैया आप क्यों ह्यूमन नहीं आ रहे हैं? साइकोलॉजी है ह्यूमन ऐसी। साइकोलॉजी। तो फिर वो पुलिस उसमें आपके अगेंस्ट में एडवर्स इन्फ्लुएंस ड्रॉ करती है कि भाई ये क्यों नहीं आ रहे हैं। ओके। दोबारा नोटिस देंगे, 3 नोटिस नॉर्मली डिफ़ॉल्ट करने के बाद पुलिस कैन अरेस्ट। अगर आपको एक्यूज बनाया हुआ है किसी एफआईआर में और पुलिस ने आपको 3 बार बुलाया या 3 नोटिस आप पे दिए, 4 नोटिस दिए, आप नहीं गए, तो पुलिस उन उस नोटिस के डिफ़ॉल्ट के बेस पे कोर्ट से आपके अगेंस्ट में अरेस्ट वारंट ले सकती है ओके। और आपको आगे अरेस्ट किया जा सकता है। पर आप जा रहे हैं, जेन्युइनली अपीयर हो रहे हैं, तो आपका एक ग्राउंड है कि देखिए मैं इन्वेस्टिगेशन से भाग नहीं रहा हूँ। तो इवन अगर आपको पुलिस अरेस्ट भी कर लेती है, वर्स्ट केस सिनेरियो लेते हैं कि आप गए पुलिस के उस पर, तो आप एक बात कोर्ट में लेके बेल में लेके जा सकते हैं कि देखिए साहब ये नोटिस इन्होंने हमें दिया, मैंने इस नोटिस की कंप्लायंस करते हुए इन्वेस्टिगेशन के लिए गया, विदाउट एनी रीजन एंड राइम इन्होंने मुझे अरेस्ट कर लिया। ओके। तो ये आपके लिए कोर्ट का एक बोनाफाइड इस्टेब्लिश करता है कोर्ट में ओके। आपकी अपीयरेंस। तो आजकल बहुत सारे लोग और वीडियोस भी हैं जहाँ पर कोई कॉल आता है, किसी को अचानक से ऐसा बोलते हैं कि आपका कोई कुरियर या पार्सल आया है, उसमें ड्रग्स निकली हैं। उसमें ड्रग्स हैं या फिर पोर्नोग्राफी है या फिर ऐसा कुछ है, और उनको डिजिटली अरेस्ट कर लेते हैं। उन्होंने वर्दी पहनी होती है। पहली हाँ। चीज़ तो ये डिजिटल अरेस्ट का कोई प्रोविजन है लॉ में? डिजिटल अरेस्ट कोई भी प्रोविजन नहीं है लॉ में। पुलिस डिजिटल अरेस्ट नहीं करती है, पुलिस सीधा उठा के ले जाती है। ओके। तो उन्हें डिजिटल अरेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हमारी पुलिस के पास बहुत पावर है, वो उनको डिजिटल अरेस्ट की इंडिया। ज़रूरत नहीं है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत सारे पावर्स दिए हैं, तो डिजिटली राइट भी दिए हैं। और लॉजिकली देखा जाए, आई थिंक लोग फ्रॉड होता है, लेकिन अगर आप उस चीज़ को लॉजिकली देखो तो डिजिटल अरेस्ट का मतलब बंदा अपने घर पे ही रहता है, सिर्फ सिस्टम के सामने बैठा होता है, तो लॉजिकल भी नहीं है वो। लॉजिकल भी नहीं है। देखिए आपके साथ स्कैम, जो साइबर स्कैम अभी हो रहे हैं, वो उसके सिर्फ 2 रीज़न हैं जो मतलब मुझे लगता है, जितने तरह के केसेस हम लोग देख रहे हैं, हम साइबर केसेस भी कर रहे हैं, ओके। तो उसके सिर्फ 2 रीज़न है। या तो आप डर गए या आप लालच। लालच भी होता है? लालच बहुत कैसे बुरी चीज़ कैसे है। होता मैं है बताता लालच? हूँ। मैं आपको उनको अप्रोच करता हूँ कि साहब आप इसमें इन्वेस्ट करिए, ये शेयर है, पूरा एक पोर्टफोलियो बना के दिखाते हैं उनको ओके। कि साहब ये शेयर है और फलाना 21 दिन में पैसा डबल। 21 दिन में पैसा डबल हो रहा है। आप एक काम करिए सर, थोड़ा सा पैसा लगा के देखिए। ओके। आपसे उन्होंने पहले आपका ट्रस्ट गेन किया। उन्होंने क्या किया, आपसे 50,000 रुपये लगवाए। 50,000 के बदले उन्होंने आपको 1 लाख दे दिए। 20 दिन में 25 दिन में कमा के साहब देखिए 1 लाख हो गए। ओके। फिर आपने फिर थोड़ा अमाउंट बढ़ा के लगवाया। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एक और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाते कि महीनों तक कर रहे हैं, 1 महीने के अंदर वो इतना ज़्यादा आपको लालच में डाल देंगे कि आपने उठा के पूरे 80 लाख एफडी तोड़ के लोगों ने लगा दी। 1 करोड़ 1 करोड़ 60 लाख रुपए अभी एक ऑफिसर ने गुड़गांव में लगाया। क्या एज ग्रुप था इनका? रिटायर्ड ऑफिसर हैं। ओके। रिटायर्ड ऑफिसर हैं, हायर पोस्ट पर रिटायर्ड थे। ओके। उनके म्यूचुअल फंड वगैरह थे, वो सब तोड़ ताड़ के उन्होंने उसमें लगा दिए। और अच्छा, इनका एक सिस्टम है, जैसे ही लगाया वैसे ही वो सब कुछ गायब, सब वैनिश। कहाँ से पैसे कहाँ गए, पुलिस ये तो ट्रैक कर लेती है, क्योंकि जब ये पैसे लेते हैं तो किसी एक अकाउंट में लेते हैं। वो अकाउंट इनका खुद का नहीं होता स्कैम करने वालों का। वो उन्होंने यहाँ भी किसी को लालच दिया हुआ होता है कि आपके अकाउंट में पैसे आएंगे और वो ब्लैक और वाइट करेंगे हम, उसका 10% आपको मिलेगा। तो यहाँ जो सेकंड लेयर पे आदमी है, ये भी लालच में है। जो इन्वेस्ट कर रहा है वो भी लालच में कि मेरे डबल हो रहे हैं, इसको 10% ब्लैक वाइट अपना अकाउंट यूज़ करने के लिए मिल रहा है। तो ये दोनों लालच में जा रहे हैं। ओके। अब इसके पैसे गए, पुलिस ने ट्रैक किया, ये जो दूसरा पर्सन है जिसका अकाउंट यूज़ हुआ, यही अरेस्ट होगा सिर्फ। और जो स्कैम कर रहा है ना, वो कभी नहीं आएगा पुलिस के हाथ में, रेयर चांसेस हैं। क्यों? उसके अकाउंट में पैसा गया ही नहीं है। और वहाँ से जो जिसके अकाउंट में गया होता है, वहाँ से कैश नहीं, वहाँ से कैश नहीं जा रहा है, वो क्रिप्टो में चेंज हो रहा है, USDT वगैरह। ओके। वो वहाँ से क्रिप्टो में हो जाता है, आप उसको ट्रैक नहीं कर सकते। वो बाहर बैठे हैं, इवन लंदन में बैठ के फ्रॉड हो रहे हैं यहाँ पर। असल में वो तो अपनी आइडेंटिटी रिवील ही नहीं करते। उन्होंने तो अभिषेक बन के कॉल किया है, चंगेज़ खान आपको फ़ोन किया, मयंक भाई यार एक बड़ा अमाउंट आना है
और आपसे वहाँ मिला था पार्टी में, फलाने दिन का मिला था, आपने कहा अमाउंट की बात हो रही है, आप दिमाग पे जोर भी नहीं डाल लेके मिला था नहीं मिला था, ये मुझे क्या बताओ, काम बताओ। पैसा कमाने के पैसे शॉर्टकट्स। कमाने का शौक, शॉर्टकट से देखो कभी पैसे नहीं कमाए जा सकते मोहित भाई। अच्छा, और मुझे लगता है 10% से ज़्यादा किसी चीज़ में रिटर्न नहीं आ सकता। ये ये सही डबल है। का जो अमाउंट है ना, ये आपको ले डूबेगा। शॉर्टकट किसी चीज़ में नहीं चल सकता पैसे कमाने में तो नहीं पैसे चलता कमाने है, में। ये तो मुझे भी पता है। तो जो जाता है, हाँ। बहुत सारे केसेस मैंने भी देख रखे हैं हम्म, जहाँ बहुत अग्रेसिव इन्वेस्टमेंट्स करने लोग गए हैं हम्म, और उसके बाद पूरा पोर्टफोलियो खराब हो पूरा गया है। खैर, पोर्टफोलियो। वेरी गुड टू नो इन्फॉर्मेशन। आई थिंक बहुत सारे लोगों को जो डिजिटली अरेस्ट हो जाते हैं, बहुत अच्छा डिजिटल इंसाइट अरेस्ट तो मिलेगा। बिल्कुल कोई फर्जी चीज़ है, बिल्कुल ऐसी कोई चीज़ लॉ में है ही नहीं। ओके, थैंक यू। जो नॉर्मल लोगों के लाइफ में बहुत कॉमन है और कई बारी जो स्पेशली नौकरी करने वाला तबका है, उनको इंडिया में फ़िलहाल जो लेबर लॉज हैं, और ये मैंने देखा है ख़ास तौर से जब कोई 40 साल से जो प्लस लोग हैं, वो थोड़े से ऑब्वियसली बहुत नेचर की बात है ये कि जब उस एज में कोई पहुंच जाता है तो वो उस एनर्जी के साथ काम नहीं कर सकता जो एक यंगस्टर काम करता है। तो बहुत सारे टर्मिनेशंस होते हैं उन लोगों के, और उस पॉइंट पे मैंने अपने आसपास भी कई अपने रिलेटिव्स को और कुछ दोस्त भी हैं मेरे उस एज ग्रुप में जिनको देख रखा है, जिनके बच्चे हैं वो स्कूल जाते हैं और उनको बिना किसी नोटिस के, बिना किसी सेवरेंस पैकेज के स्ट्रेट अवे टर्मिनेट कर दिया गया उनकी डेजिग्नेशन से। और उनको बिल्कुल वो उस ना तो उस एज पे होते हैं ना तो उस जगह पर होते हैं कि वो इस चीज़ को अफोर्ड कर पाएँ। तो क्या प्रोविजंस हैं और क्या कर सकता है ऐसे सिनारियो में अगर किसी के साथ ऐसा होता है तो? आ, असल में महंगाई होता क्या है कि जब हम लोगों को जॉब ऑफर होता है हम्म, और जब हम बॉन्ड्स वगैरह या कॉन्ट्रैक्ट जब हम साइन करते हैं तो नॉर्मली हम लोग देखते ही नहीं कि उसके प्रोविजन क्या क्या हैं, उसमें क्लॉजेस क्या क्या हैं, और हम नेगोशिएट नहीं करते हैं। तो साइन नहीं करेगा वो तो तो उसको नौकरी नहीं मिलेगी। मिलेगी, बिल्कुल। मजबूरी है, एक्सप्लॉइट होते हैं हम। Okay. इंडिया में अनफॉर्चुनेटली लेबर लॉज उस तरीके से डेवलप नहीं हुए जिस तरीके से होना चाहिए था, हम्म, या वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट या एम्प्लॉयर्स एक्ट, तो वो उस तरीके से नहीं डेवलप हुए जैसा होना चाहिए था। हम्म, हाँ, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही हम ग्राउंड लेवल पर हैं, बिल्कुल ज़ीरो हैं। आप जेन्युइनली फाइट करें, कोर्ट समझती हैं, और जहाँ आपका केस अच्छा है कोर्ट उसमें कंपनसेट करती हैं अगेंस्ट बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज या गवर्नमेंट पीओसीज वगैरह, उनके अगेंस्ट में भी कोर्ट ने ऑर्डर्स दिए हैं, पास Okay. किए हैं, बिल्कुल किए। तो पर वो आपको फाइट करना चाहिए। कई बार तो हम हिम्मत ही हार जाते हैं। उसमें प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ पर लिटिगेशन जो है अब सस्ती नहीं बची, और टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है। टाइम कंज्यूमिंग है, और एक कॉन्सेप्ट था जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड। तो वो तो एक नॉर्मल इंसान जो आप जो नॉर्मल एक नौकरी करता है, जिस इंसान के पास डेली कोर्ट नहीं जा सकता, कुछ कर सकता है या नहीं, सिर्फ उसको अपना फेट सिविल एक्सेप्ट? केसेस में मैं बता देता हूँ। सिविल केसेस में आपको कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं है, पर आपको एक अच्छा लॉयर ज़रूर होना चाहिए आपके पास। ओके। एक अच्छा लॉयर हो जो कि ये जिम्मेदारी से आपके केस को लड़ सके। थोड़ा सा आप उसको परसू तो करें चीज़ों को अपना, ऐसा भी नहीं है कि आपने लॉयर को दे दिया और भूल गए केस। आपको उनको फॉलो करना है, अपने केसेस के बारे में अपडेटेड रहना है। तो लेबर सिविल लॉज केसेस में में आपको अपीयर होने की कोर्ट में ज़रूरत नहीं है। ज़्यादातर चीज़ें रिटन फाइल होती हैं, आर्गूमेंट्स वगैरह लॉयर को करने हैं, रिटन सबमिशंस, रिप्लाई, रिजॉइंडर सब लॉयर को करने हैं। ओके। कोर्ट में आपको जाने की ज़रूरत पड़ती है जब आपका एविडेंस होता है, बस। ओके, तो उस टाइम पे सिर्फ उस टाइम पे रिक्वायर्ड आपको होता कोर्ट है, जाना नहीं पड़ता है, तो इसलिए अगर आपने एक अच्छा लॉयर किया है तो वो आपको ज़रूर रिलीफ दिलाएगा। तो अगर ऐसे कोई टर्मिनेट हुआ है बिना किसी रीज़न के तो वो डेफिनेटली अपील फाइल कर सकते हैं। बिल्कुल कोर्ट में जा सकते हैं, लीगल नोटिस पहले अपनी कंपनी को देकर उसके बाद वो कोर्ट में फाइल कर सकते हैं। उनमें पर उन क्लॉजेज का हवाला देना बहुत ज़रूरी होता है, आपको वो देखना ज़रूर। एटलीस्ट आप जब आपका ऑफ़र है किसी कंपनी से, तो आपको नेगोशिएट ज़रूर करना चाहिए, एक बार अटेम्प्ट करना चाहिए। ठीक है, आपको मजबूरी है कि आपको वो साइन करना ही करना है, पर एक बार नेगोशिएट करना शुरू तो करें हम लोग। हम लोग तो बिल्कुल आंखें बंद करी और साइन कर दिए बस इसी खुशी लेकिन में कि ऑन ग्राउंड ऐसा नहीं होता है। अगर मैं किसी कंपनी में जाकर स्टार्टिंग में ये बता दूंगा कि मेरे लॉयर पहले रिव्यू करेंगे, आई डोंट थिंक उसको जॉब मिलेगी वो। और आप बड़े बड़े कंपनीज की बात कर लो, जो करंट सिनेरियो है, मैं गुड़गांव की बात करता हूँ, कोई नहीं देगा। अगर आप कह दोगे कि आपके एक्सेप्टेंस लेटर या फिर लेटर ऑफ जो भी इंटेंट, हाँ एंगेजमेंट है या
ऑफर लेटर हैं या कॉन्ट्रैक्ट हैं। तो आई थिंक वो तो बंदे को बस बताया जाता है यहाँ यहाँ साइन कर दो, एचआर बताते हैं, और एग्जैक्टली हर को ये दिस इज हाउ इट वर्क्स, क्योंकि मैंने भी काम किया है। यहाँ पर आप साइन कर दो, और उसके बाद कंपनीज को जो पॉलिसी बतानी होती है वो बता देते हैं। मैंने तो यहाँ तक, क्योंकि मैं समझता हूँ इसलिए मुझे पता है कि एक ऐसी कंपनी में मैं काम करता था जहाँ पे एक इंडेमनिटी का क्लॉज पड़ा हुआ था कि अगर आप इंडेमनिफाई करना कि करेंगे। अगर आपको कुछ हो जाता है वाइल यू आर वर्किंग ओवर हियर, हम्म, तो आप अब एक प्राइवेट इंडिविजुअल, मतलब एक इंडिविजुअल, एक नॉर्मल आदमी एक कंपनी को कैसे इंडेमनिफाई कर सकता है? इतना भारी वर्ड होता है ये, कुछ भी कैसा भी वो indemnify मर गया करना। बंदा, कुछ भी हो गया उसके साथ, तो कंपनी लायबल नहीं होगी। यही मतलब हुआ। बिल्कुल यही। ओके, अच्छा एक चीज़ बताओ, कहाँ के कोर्ट्स पे गए हो? कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक सारे कोर्ट्स में सारे पे? कोर्ट्स में गए। कुछ ऑलमोस्ट छोटे नॉर्थ शहर, ईस्ट कुछ भी बड़े शहर? और ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट से लेके राजस्थान सब, पंजाब, नॉर्थ ईस्ट में कहाँ पे गए हो? दीमापुर, कोहिमा हाई कोर्ट? कोहिमा हाई कोर्ट। ओके, और राजस्थान में? राजस्थान में जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर, तो आपने घाट के कोर्ट्स घाट देखे? के बीकानेर, ओके, घाट तो का पानी पिया। सबसे बिहार पहले तो में, बिहार में इंटीरियर तक गए। ओके, मैंने बहुत, ये किसी भी एक आम इंसान का जो नहीं जाना चाहता, क्योंकि सोसाइटी में आज भी वो शर्म कहिए, इज्जत की चिंता कहिए, कि लोगों को ऐसा लगता है कि जो कोर्ट चला गया उसकी इज्जत बुरी खराब हो जाएगी या ऐसा हो जाएगा, है ना? तो सोशल जो भी एक सिचुएशन है उसको लेकर लोग कोर्ट्स ज़्यादा नहीं देखते हैं, अवॉइड करते हैं। अवॉइड भी करते हैं, और उन्होंने एक्सपीरियंस भी नहीं करा होता है। और सबके दिमाग में, जो नहीं गया है कोर्ट, उसके दिमाग में ऐसा चल रहा होता है कि कोर्ट जैसी मूवीज में दिखाई जाती है वैसे ही होती है। हाँ, है ना? कोर्ट जैसी और मूवी में दिखाई जाती बहुत है। सारे लोग वहाँ सामने बैठे हुए होंगे और जज ऊपर बैठे हुए होंगे और सामने होगा, ऐसा होता है क्या नहीं रियलिटी में? कोर्ट जैसी मूवी में दिखाते हैं, बिल्कुल भी वैसी नहीं है। कोई भी कोर्ट? कोई भी कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट आई थिंक वैसी होती है। नहीं, सुप्रीम कोर्ट भी ऐसी नहीं होती। ओके सुप्रीम कोर्ट तो टोटली डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका, ओके कोर्ट रूम के अंदर का। जो कोर्ट हमें दिखाते हैं मूवीज में, वो ट्रायल कोर्ट का एक रिप्रेजेंटेशन है कि वहाँ पे मुकदमा चल रहा है। ओके तो कटघरे होते हैं, वो असलियत में भी होते हैं जो हमारी ट्रायल कोर्ट्स में उसमें होते हैं। और पर जिस तरीके से उसमें गवाहियाँ दिखाती हैं कि जनरल पब्लिक बैठी है और गवाह आया, उससे कुछ भी पूछा जा रहा है, और किसी को भी अचानक से बुला दिया, वो तो कभी नहीं होता है कि कोई अचानक से चला आ रहा है और एक म्यूज़िक के साथ उसकी एंट्री होती है, सब देख रहे हैं कि कौन गवाह रहा है, ऐसा नहीं होता। प्रोसिक्यूशन विटनेसेस होते हैं। देखिए, एफआईआर हुई, पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया और चार्जशीट फाइल की। चार्जशीट के साथ लिस्ट ऑफ विटनेसेस होती है। तो लिस्ट ऑफ विटनेसेस में मान लीजिए 10 विटनेसेस प्रोसिक्यूशन ने दिए, तो उन 10 विटनेसेस को वो एग्जामिन कराएंगे। ड्रॉप करने की भी उन्हीं की, उनका मतलब अगर वो उसमें से ड्रॉप करना चाहे तो वो ड्रॉप कर सकते हैं, वो प्रोसिक्यूशन का प्रोगेटिव है। बट वो उन 10 विटनेसेस को लेकर आएंगे। हाँ, अगर उनको अपार्ट फ्रॉम दैट लिस्ट कुछ लाना है तो दे हैव टू मूव एन एप्लीकेशन बिफोर द कोर्ट कि भाई इस पॉइंट पर मुझे एक विटनेस और करना है एग्जामिन। अब एक और भी चीज़ होती है, जब भी चार्जशीट कोर्ट के पास पहुंचती है और केस रजिस्टर होता है, उसके बाद कुछ अपीयरेंसेस आई थिंक ऐसे होते हैं जहाँ पे स्टार्टिंग नहीं हो जाती है। तो जो मूवीज़ में दिखाते हैं कि कोर्ट शुरू ही होती है विटनेस स्टेटमेंट से, ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता, बिल्कुल ऐसा नहीं होता। कितना टाइम लगता है इस चीज़ तक पहुँचने में? अच्छा खासा टाइम लग जाता है। और जो ईडी वगैरह के केसेस हैं उनमें तो बहुत ही अच्छा खासा अगर एक टाइम लग जाता नॉर्मल है। डोमेस्टिक क्राइम की अगर हम बात करें, नॉर्मल क्राइम की बात करें, नॉर्मल क्राइम की बात करते हैं, तो यहाँ तक पहुँचने में जब विटनेस स्टेटमेंट्स होता है कितना टाइम लग जाता है, लेट्स से नॉन मेट्रो सिटी में? नॉन मेट्रो सिटीज़ में वहाँ टाइम लग जाता है। असल में क्या है कि जब चार्जशीट फाइल होती है तो कोर्ट उस पर कॉग्निजेंस लेती है। सबसे पहले कॉग्निजेंस लेने के बाद कोर्ट समन इशू करती है, नोटिस इशू करती है उस आदमी को जिसके खिलाफ वो चार्जशीट आई होती है। अगर वो जेल में है, दो सिचुएशन होंगी, या तो वो जेल में होगा या वो बेल पर होगा। जेल में है तो वो जल्दी ही कोर्ट में अपीयर हो जाएगा, नेक्स्ट डेट पर कोर्ट उसको जेल से बुला लेगी और वो उसको चार्जशीट की कॉपी सप्लाई कर देंगे। अगर वो बेल पर है तो उस पर समन पहुंचा नहीं पहुंचा, जो यूपी, बिहार या और अदर स्टेट्स हैं, दिल्ली का में चीज़ें थोड़ी अलग हैं। दिल्ली, गुड़गांव जो एनसीआर का है, वहाँ थोड़ी चीज़ें कोर्ट में फ़र्क हैं। बाकी जगहों पे वो नोटिस इशू होना, वो उसको सर्विस होना, उसमें ही काफ़ी टाइम लग जाता है। और जब वो, चलिए सर्विस हो गई, एक्यूज़ कोर्ट में आ गए, एक्यूज़ पर्सन जिन लोगों के खिलाफ चार्जशीट आई है, उनको कॉपी सप्लाई करना रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोसिक्यूशन की। फ्री ऑफ कॉस्ट कॉपी दी जाएगी चार्जशीट की। उसके लिए अच्छा, कोर्ट में क्या होता है, आप गए हर चीज़ के पैसे लेते हैं, नहीं। जो चार्जशीट है अगर वो 15,000 पेजेस की भी है
तब भी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोसिक्यूशन की है कि वो 15,000 पेजेस फ्री ऑफ कॉस्ट एक्यूज को प्रोवाइड कराए जाएंगे। आपको बताया जाएगा कि आपके खिलाफ ये चीज़ें कोर्ट में हमने फाइल करी हैं। आपका राइट है ये जानना कि मेरे खिलाफ क्या क्या एविडेंस आपने कलेक्ट किए हैं इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से। अगर 100 एक्यूज है तो 100 के 100 लोगों को 15,000 पेज देना जिम्मेदारी है। अलग अलग कॉपीज। हाँ, और होता क्या है कि हम गए उस चीज़ के भी पैसे ले लिए जाते हैं, लोगों को पता ही नहीं होता कि हमें फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलना है। उसके बाद एविडेंस हो, उसके बाद चार्ज फ्रेम होंगे, चार्ज फ्रेम होने के बाद एविडेंस होगा, तो इसमें टाइम लगता है। और लगभग कितना टाइम लगता है नंबर्स में? नहीं, ये डिपेंड करता है उस कोर्ट में पेंडेंसी कितनी। मैं एक नंबर जानना चाह रहा हूँ। अगर पेंडेंसी ज़्यादा है तो पहली डेट ही 2-4 महीने की लगेगी। ओके। फिर अगली डेट 2-3 महीने की लगेगी, तो 1 साल में इफेक्टिव डेट्स 3 या 4 ही लग पाती हैं ट्रायल कोर्ट में। ओके। और आपको एविडेंस की स्टेज तक पहुंचने में कम से कम 5 या 6 इफेक्टिव डेट्स चाहिए। डेट का मतलब होगा 2 साल इफेक्टिव डेट। किसी दिन जज साहब छुट्टी पर है, किसी दिन वकील साहब हड़ताल पर हैं, किसी दिन कुछ और ओकेजन हो गया, किसी दिन आपका नंबर ही नहीं आया कोर्ट में, आप चले गए, तो इफेक्टिव डेट्स बहुत कम हो पाती हैं। तो 2-3 साल लग जाता है। 2-3 साल लग इससे जाते हैं। पहले अदर के देन स्टेटमेंट्स दिल्ली, हों अदर लोगों देन के। दिल्ली, अदर देन दिल्ली, मेट्रो सिटीज में ये मेट्रो केस- सिटीज़ में सिचुएशन थोड़ी बेटर है। ओके। यहाँ पे पेंडेंसी ट्रायल कोर्ट्स में है, बट उसका डिस्पोजल तेज़ है। ओके। बड़े लॉयर्स जो हम इंडिया में कुछ नामचीन लॉयर्स हैं, उनके अगेंस्ट कभी आपने केस में अपीयर किया है किसी सामने से? हाँ, सब बड़े लॉयर्स के अगेंस्ट में अपीयर हुए हैं, बड़े बड़ी लॉ फर्म्स के अगेंस्ट में अपीयर हुए हैं। कुछ नाम बताओ। और ठीक नहीं है नाम लेना। नहीं, कोई बात नहीं, मतलब हम ये ऊपर या नीचे किसी को नहीं दिखा रहे, हम सिर्फ- नहीं। मैं एक्सपीरियंस जानना चाह रहा हूँ कि क्या एक्सपीरियंस था आपका? देखिए, ज़्यादातर हम डिफेंस काउंसिल होते हैं, तो हमारे अगेंस्ट में प्रोसिक्यूशन ही होता है। तो ईडी में बड़े बड़े लॉयर्स ईडी हायर करती है, ये स्पेशली उनको एंगेज करती है केसेस के लिए। तो उनके अगेंस्ट में हमने रिलीफ लिया है एज अ डिफेंस लॉयर। हमारे अगेंस्ट में तो ज़्यादातर प्रोसिक्यूशन लॉयर्स ही होते हैं, और काफ़ी सारे केसेस में हमने उनको बेल कराई है, या उनके अपोजिशन के बाद भी हमने केसेस जीते हैं। ओके। नाम नहीं लोगे आप? नहीं, नाम नहीं, ठीक। चलो कोई नहीं। बहुत सारे लोगों को जब उन पे किसी तरीके से, स्पेशली उस सिनेरियो में जब कोई विक्टिम होता है किसी क्राइम का, और ये हम फिर से एक आम इंसान की बात कर रहे हैं, उसके ऊपर कोई केस लग गया और वो बहुत ही मीगर फैमिली से आता है। कई बारी सिनेरियोज ऐसे भी होते हैं कि एक इंसान है, वो एक परिवार को पाल पोस रहा है और साथ ही साथ उस पर एक केस लग गया। वो कौन सा प्रोविज़न है इंडिया में जहाँ पर कोई बड़े लॉयर को भी अप्रोच कर सकता है और वो उसका केस फ्री में या फिर रिजल्ट बेस्ड आउटकम में, जहाँ कॉम्पनसेशन आ रहा हो, वो लड़ सकते हैं? नहीं, ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है कि हमारे ऊपर एज अ लॉयर कि हमारे ऊपर कोई चीज़ मैंडेटरी है कि हमें कोई केस फ्री में ही लड़ना है, या हमें एक नंबर ऑफ केसेस फ्री में लड़ने हैं साल भर में। मैं प्रो बोनो की बात कर प्रो रहा हूँ। बोनो की आप बात करें, मैं भी प्रो बोनो की बात कर रहा हूँ कि प्रो बोनो केसेस के लिए हमारे ऊपर कोई मैंडेटरी वो नहीं है, डायरेक्शंस नहीं है कि हमारे ऊपर कि हमें ये केसेस करना है। बट हाँ, एज अ सोसाइटी, हम भी सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, तो जहाँ ज़रूरत होती है, बहुत से ज़रूरतमंद लोगों के केसेस हम प्रो बोनो, हमने भी लड़े, हम भी लड़ते हैं, अब भी हैं कुछ केसेस ऐसे जहाँ प्रो बोनो हम कर रहे हैं। क्रिमिनल केसेस हैं जहाँ पे लोग गलत फंस जाते हैं और बहुत हम्बल बैकग्राउंड से हैं, अफोर्ड ही नहीं कर सकते अच्छे लॉयर्स को, या लिटिगेशन कॉस्ट नहीं बेयर कर सकते, तो वहाँ हम लड़ रहे हैं। बड़े बड़े लॉयर्स भी लड़ते हैं। कुछ नाम बताइए प्लीज़। मिस्टर कपिल सिब्बल हैं, सीनियर एडवोकेट हैं, मुझे मालूम है कि केसेस में उन्होंने प्रो बोनो सुप्रीम कोर्ट में अपीयर होते हैं, जबकि उनकी खुद की फीस में यहाँ पे कोर्ट मतलब लैक्स में है पर डेट ऑफ हियरिंग। तो वो, और कुछ नाम बताइए जो प्रो बोनो मिस्टर पे। दुष्यंत दवे हैं, और मिस्टर प्रशांत भूषण हैं, उनके फादर थे मिस्टर शांति भूषण। बहुत से लोग हैं, मतलब एंड नंबर ऑफ लिस्ट है। सलमान खुर्शीद हैं, सभी लोग जितने बड़े आप नाम लेते हैं वो कहीं ना जो कहीं भी लॉयर्स हैं, हाँ, जितने बड़े लॉयर्स हैं हमारे देश में, ओके, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी केस में प्रो बोनो वो लड़े हैं। और प्रशांत भूषण हैं या कपिल सिब्बल, ये तो नॉर्मली मैंने काफ़ी सारे केसेस में इनको देखा कि प्रो बोनो वो जहाँ कॉज सोसाइटी का जहाँ मैटर है या किसी एक कॉज के लिए उन्होंने वो लड़े। PIL भी लोग फाइल करते हैं। तो अगर कोई ऐसा इंसान है जो सही में नहीं अफोर्ड कर सकता, केस बहुत जेन्युइन है उसका, तो वो अप्रोच कर सकता है बड़े लॉयर्स को? अप्रोच करते हैं वो लोग बड़े लॉयर्स को, बड़े लॉयर्स उनके केसेस लड़ते हैं। बट असल में देखिए, जितने ये बड़े नाम हैं, ये सब बड़े
कोर्ट्स के लॉयर्स हैं, मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, ट्रायल के लिए आपको ट्रायल कोर्ट लॉयर के पास ही जाना तो पड़ेगा। ट्रायल कोर्ट के भी लॉयर्स होंगे जो एक जिनका अच्छा नाम या एक बड़ा नाम होता है, वो लोग भी लेते हैं? वो लोग भी लेते हैं। और उसके अलावा हमारे ना स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, एक DLSA होता है, हम्म, वो आपके पास अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते लॉयर्स को, या आप लिटिगेशन अफोर्ड नहीं कर सकते, तो गवर्नमेंट ने एक वो बनाया जिसमें जिस ऑर्गेनाइजेशन का जो सेक्रेटरी होगा वो एक सिटिंग जज होगा। हम्म, आप DLSA में जाइए, जैसे दिल्ली में दिल्ली लीगल स्टेट अथॉरिटी, तो उसमें आप जाएंगे हम्म, तो वो आपको लॉयर्स प्रोवाइड करेंगे, उनको गवर्नमेंट पे करती है। ओके। हाँ, बट वो उतने इफेक्टिव होते हैं जितना एक प्राइवेट लॉयर नहीं होता नहीं, है? देखिए ऐसा नहीं है कि वो इफेक्टिव नहीं होते, मेहनत में हो सकता है कि मैं नहीं कह सकता, देखिए मैं ये एलिगेशन नहीं लगा सकता वो मैं मेहनत नहीं एलिगेशन की करता। बात नहीं कर रहा हूँ, और मैं बहुत वापस से ऑन ग्राउंड रियलिटी पूछ रहा हूँ। कई सिनेरियोज में फिर से न्यूज़ और मैंने वैसे भी पढ़ा है, और एक एक यहाँ पर एक बात भी आपको समझनी होगी कि होता क्या है कि जब भी किसी के साथ स्पेशली अगर गलत हुआ है ना, तो वो बहुत टर्मोइल में आ रखा है। जैसे मैं एक और एक्सप्रेशन बताता हूँ, लॉ ऑफ फ्रेटर्निटी के लिए बहुत बोला जाता है कि सामने वाली पार्टी का वकील और हमारा वकील आपस में एक डील कर लेते हैं, और सोचने वाले ये भी सोचते हैं, ट्रस्ट इश्यूज होते हैं लोगों को। अब हम ये बात कर रहे हैं हर ग्रुप्स ऑफ सोसाइटी, अलग अलग लोगों से, छोटे और बड़े शहर से। मैंने ऐसा देखा है होते हुए भी, जहाँ पर सिर्फ गोल ये होता है लॉयर्स का कि ज़्यादा से ज़्यादा डेट्स पढ़ें और आगे जाएं। ये अलग अलग सिनेरियो में होना नहीं चाहिए, लेकिन होता है। तो उसी तरीके से कई जगहों पर या फिर कई बारी ऐसा भी आ जाता है कि प्राइवेट लॉयर्स आर मोर इफेक्टिव। हाँ, प्राइवेट लॉयर्स आर मोर इफेक्टिव, ठीक है, मैं आपकी बात मानता हूँ। देखिए एक आपने बीच में बात करी मयंक भाई, एक तो उस चीज़ का तो सिंपल आंसर ये है कि आइदर यू ट्रस्ट योर लॉयर और यू चेंज योर लॉयर। ओके। अगर आपने अपने लॉयर पे आपको डाउट है तो आप इमीडिएटली उसको बदल दीजिए, जैसे डॉक्टर के साथ होता है ना, या तो आप डॉक्टर पे भरोसा कर रहे हैं या आप दूसरे डॉक्टर को जाके दिखाते हैं। ओके। ठीक है, तो आपका एक क्वेश्चन का तो आंसर ये हो गया। दूसरा ये है कि हाँ, अगर कुछ भी चीज़ सस्ती नहीं है, अब अच्छा लॉयर भी सस्ते नहीं है, और अगर आप किसी क्रिमिनल केस में फंसे हैं तो आपको दो लोग बचा सकते हैं। देखिए, कौन? या तो ऊपर वाला या लॉयर। और ट्रायल कोर्ट लॉयर की इतनी ज़्यादा लोग ये सोचते हैं कि हम बड़ा वकील करेंगे बड़े कोर्ट में, मुझे लगता है ये सबसे गलत आपकी अंडरस्टैंडिंग है। आपको बेहतरीन लॉयर करना है ट्रायल कोर्ट में। बेहतरीन की डेफिनेशन क्या होती है? मेहनती, जो फाइल्स को पढ़े, जो फाइल्स का हाफजा कर ले, उर्दू में वर्ड है ना हाफजा, जिसको अपनी फाइल पे हाफजा हो, जिसकी याद हो। अग्रेसिव लॉयर्स अच्छे होते हैं या पैसिफायर्स? नहीं, वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे। कहीं कहीं एग्रेशन की ज़रूरत भी पड़ती है, पर इतना ज़्यादा भी एग्रेशन नहीं होना चाहिए लॉयर के अंदर कि वो कोर्ट को एंटेगनाइज कर दे आपके अगेंस्ट में। वो आपको नुकसान करते हैं। अब मैं नाम नहीं कोट करूँगा, बहुत बड़े लॉयर थे देश के, अब नहीं रहे। बहुत बड़ा केस था एक, उसमें उनके एग्रेशन की वजह से, मुझे आ गया समझ, वो आदमी अब छूटा है। अब छूट गए? अभी छूटे हैं, अभी बेल हुई है? हाँ, कुछ टाइम बाद। तो ये जो है एग्रेशन की वजह से, क्योंकि बेटे की बेल हुई है? हाँ, मैं बिल्कुल आप समझ गए। तो जिन जज साहब ने उनको सज़ा करी थी, मैं उनके साथ में मैंने काम किया था। तो उन्होंने ये फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस उन्होंने मुझे बताया खुद कि मैं कहते रह गया कि सर आप ये वाली थ्योरी पे मत करिए, आप गलत हैं, पर वो अपने एग्रेशन में। ये वापस से बात स्ट्रैटेजी में आ जाती है। हाँ, कि आपको सेम मेडिसिन हर जगह नहीं चलानी, हर जगह नहीं हर चलानी, जगह हर नहीं मर्ज चलानी, की एक दवा नहीं हाँ, है। एक दवा नहीं हो सकती, वो पीली और लाल दवाई सब जगह नहीं चलेंगी। तो ट्रायल कोर्ट में आपके पास अच्छा लॉयर होना चाहिए, क्योंकि ट्रायल कोर्ट का जो लॉयर होगा वो उसकी बुनियाद डालेगा केस की। आप लड़ते 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 सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए अपने केस को लेके, पर ट्रायल में ही आपका केस खराब है, तो सुप्रीम कोर्ट का लॉयर आपको रिलीफ नहीं दिला पाएगा। क्योंकि एविडेंस दोबारा नहीं होगा, एविडेंस सिर्फ एक ही बार रिकॉर्ड होगा। वो इनिशियली ट्रायल कोर्ट में रिकॉर्ड होगा। क्रॉस एग्जामिनेशन करना बहुत अच्छे लॉयर को आना चाहिए, बहुत अच्छे से आना चाहिए लॉयर को। ट्रायल कोर्ट में जो आप लॉयर एंगेज करें वो वैसा होना चाहिए जैसे मालूम हो कि कहाँ पे मुझे क्या पूछना है। एक छोटा सा एग्जांपल है, मैं शुरू में एक सीनियर के पास काम कर रहा था मेरठ में। मैं आई बिलोंग टू मेरठ। तो लॉयर जो थे वो मेरे पिताजी थे।
मेरे ओके। फादर भी लॉयर। तो मैं जब सीखने जाता था चैम्बर पे काम उनके साथ में, तो एक मर्डर ट्रायल कर रहे थे, और वो अब डिफेंस लॉयर मेरे पिताजी थे, तो उन्होंने एक विटनेस आया, उससे एक सवाल पूछा था क्या कि था वो सवाल? सवाल ये था कि भाई आपने कितनी दूरी से, वो आई विटनेस था मर्डर केस का, हम्म। कि आपने कितनी दूरी से देखा था, कितनी दूरी थी। तो कोर्ट में उसने बताया कि ये दीवार और ये वो, तो जज ने वो नोट करा कि भाई इतने फिट की दूरी रही होगी। कह रहे वो जो महीना कौन सा था, कि जनवरी का महीना था, कि कोहरा पड़ता है जनवरी में, तो बहुत गांव का केस था कि हाँ जी बहुत कोहरा पड़ता है, धुंध होती है जी। आप कहाँ से आ रहे थे जी? 4 बजे जी, मैं खेतों में पानी लगा के आ रहा था। तो धुंध है, कोहरा है, जनवरी का टाइम है, सुबह का टाइम है। अरे वो फिर पिताजी ने उनसे पूछा कि वो एक बात बताइए कि वो लाइट जो है, एक हफ्ते दिन में आती है, एक हफ्ते रात में आती है, वो कौन सा टाइम चल रहा होगा? अजी उस मैं तो रात वो पानी चला के आ रहा था, सुबह तो लाइट चली जाती, तो वो वाला टाइम था जो उस टाइम पे लाइट रात में आया करती थी हम्म। और सुबह के टाइम चली जाया करती थी। क्या अच्छा जी ठीक है। तो क्वेश्चन हो गए पूरे। में चैम्बर आया, मैंने पूछा, मैंने कहा वो तो झूठ बोल रहा था विटनेस, तो पापा आपने उससे पूछा ही नहीं कि तुम तो झूठ बोल रहे हो, कि उसको दिख ही नहीं सकता, आइडेंटिफाई नहीं कर सकता कि इन्होंने चाकू मारा। हम्म। तो बोले अगर ये मैं उससे पूछ लेता आज, बेटा ये कहाँ पे पूछते पूछते रुकना है, एक लॉयर को ये ज़रूर आना चाहिए। अगर मैं उससे ये पूछ लेता कि बताओ तुम तो झूठ बोल रहे हो यार, इतने धुंध में, इतने कोहरे में, और इतनी दूरी से तुमने इस आदमी को आइडेंटिफाई कर लिया, हम्म। ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो बोले वो फ़ौरन बोलता है एक ट्रैक्टर आ रहा था जी, उसकी हेडलाइट में मैंने इसकी शक्ल को देख लिया। ओके। तो वो इम्प्रूव कर जाता है केस को। तो एक लॉयर को ये पता होना चाहिए कि मुझे विटनेस को, अगर वो झूठा विटनेस है तो उसको उसी जगह पे झूठा नहीं साबित करना है, वो छोड़ देना है क्वेश्चंस ये इस्टेब्लिश करके, ये आगे के लिए आर्गूमेंट में पूछा जाता है, बताया जाता है कोर्ट को कि देखिए साहब ये विटनेस जो है झूठा है। ओके। ओके। तो क्रॉस एग्जामिनेशन अपने में एक आर्ट है, वो जिस लॉयर को आएगी ट्रायल वही अच्छे से कर पाएगा। ओके। तो वेरी ट्रायल में नाइस। कंजूसी नहीं करनी चाहिए, अच्छा वकील करना चाहिए। वेरी नाइस। एक कई बारी ऐसा एक नॉर्मल इंसान के लाइफ में, जिसका फिर से यहाँ पे उन लोगों के लिए क्वेश्चन, या उन लोगों की तरफ से क्वेश्चन जिनका लॉ की तरफ एक्सपोजर बिल्कुल नहीं होता, इस टाइम पे जेन्युइन विक्टिम होते हैं वो, या उनके कोई फैमिली मेम्बर, उनका कोई जेन्युइन विक्टिम होता है, उसके अगेंस्ट कुछ क्राइम हुआ। हम्म, यहाँ पर क्या होता है कि सामने वाले बंदे को, जिसने क्राइम किया, अक्यूज्ड को अरेस्ट किया जाता है, ठीक है। और लोगों में ऐसी सोच होती है कि अब वो अरेस्ट हो गया तो अब वो कभी बाहर नहीं आएगा। और जब इस इंसान की बेल हो जाती है तो उन लोगों को ऐसा लगता है कि इनजस्टिस शुरू हो गया, या फिर इनजस्टिस हो रहा है कि उसको बेल कैसे मिल गई। तो थोड़ा सा बेल का एक तो कॉन्सेप्ट क्या है, और यहाँ पे इनजस्टिस सामने वाले को मान लेना चाहिए और अपनी उम्मीद खो देनी चाहिए कि नहीं अब कुछ नहीं होगा, वो वापस जेल नहीं जाएगा, या ऐसा कुछ क्या है? सबसे पहले तो बेल के बारे में थोड़ा सा बताइए अच्छा मैं कि। बता दूँ, बेल एक टेम्परेरी रिलीफ है, नॉट परमानेंट। और ओके। बेल कभी भी केस के मेरिट को डिसाइड नहीं कर देती कि बेल मिल गई है तो केस वो हार जाएंगे या उनको हम्म। सज़ा नहीं होगी। हम्म। बहुत सारे लोगों को बेल मिली, और बहुत सारे लोगों को ऐसा भी हुआ कि उन्हें कभी अरेस्ट ही नहीं करा गया केस में, पर बाद में उनको पनिशमेंट हुआ, हम्म। कन्विक्शन हुआ, और उन्होंने सज़ा काटी। तो बेल ये स्केल नहीं है कि ये आदमी केस में बरी हो जाएगा या इसको सज़ा हो जाएगी। बेल टेम्परेरी रिलीफ है। और मैंने आपको अभी पहले भी बोला था कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है या हमारे जो लॉज हैं उनमें ये है कि बेल को आपको राइट के तौर पे यूज़ करना है, और जो जेल है वो एक एक्सेप्शन के तौर पे यूज़ करना है, क्योंकि आपका ट्रायल एक लंबा चलने वाला है। हम्म। एक का एक केस है दिल्ली में, 21 ईयर्स का एक बच्चे को, एक लड़के को अरेस्ट किया हम्म। स्पेशल सेल ने, दिल्ली पुलिस ने अलग अलग उसमें, और उसके ऊपर 28 या 30 मुकदमे उसके ऊपर लगाए। क्यों? उसको कनेक्ट किया गया बॉम्ब ब्लास्ट केसेस से। दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट केसेस हुए थे जो दिवाली पे एक बार नहीं, बहुत ओके। सारे सीरीज ऑफ बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे दिल्ली में। तो ओके। उसमें एक आदमी को, लड़के को अरेस्ट किया, उसका नाम आमिर था। ओके। वो केस में मैं इन्वॉल्व रहा बाद में लेटेस्ट स्टेज में। ओके। तो उसमें 28 मुकदमे में उसको एक्यूज बनाया, ओके। और उसको बेल नहीं दी गई, किसी भी कोर्ट से बेल नहीं मिली, और वो ऑलमोस्ट 14 ईयर्स जेल में रहा। ओके। और वो सारे के सारे मुकदमों में बाइज्जत बरी हुआ। आप ये सोचो कि 14 साल
उस आदमी ने जेल में निकाल दिए, उसकी सारी जवानी जेल में निकल गई। और जब उसके फादर, क्योंकि उसके ऊपर एक बुक भी उसके ऊपर आई है एक, कि फ्रेम्ड एज टेररिस्ट, उसको टेररिस्ट का लेबल दिया गया। 21 साल का था वो। उसके फादर जब मस्जिद में नमाज़ पढ़ने जाते थे तो लोग उनके साथ खड़े नहीं होते थे। जमात में नमाज़ पढ़ी जाती है ना, लाइन से लगा के लोग नमाज़ पढ़ते हैं, तो जब उसके फादर जाते थे तो लोग उनको देखते, अच्छा टेररिस्ट के फादर हैं। उसके जेल के अंदर रहते थे, उनके फादर नहीं रहे, उसके बच्चा था एक छोटा, वो बड़ा हो गया। और 14 साल के बाद आप उनको सारे केसेस में बरी हो जाता है वो आदमी, तो वो 14 साल का तो कोई कंपनसेशन नहीं है। वो पहला केस था जिसमें कि दिल्ली पुलिस पर ह्यूमन राइट कमीशन ने 5 लाख रुपए का कंपनसेशन लगाया। उसके बाद उसका सुप्रीम कोर्ट तक केस गया। हाँ, यहाँ मिस्टर कपिल सिब्बल ने वो प्रो बोनो करा था इस केस में आगे अपील वगैरह में, क्योंकि दिल्ली पुलिस अपील वगैरह में गई थी। और इस वाले जो उनके ऊपर कंपनसेशन या फाइन इम्पोज हुआ था, उसमें उसको अपोज कर किया, उसमें कपिल सिब्बल इन्वॉल्व रही और उन्होंने उस आमिर से 1 रुपया चार्ज नहीं करा। तो बेल को कोर्ट को देनी चाहिए, पर बेल मिलने का मतलब ये नहीं है कि वो आदमी छूट गया या इनजस्टिस हो गया विक्टिम के साथ, क्योंकि ट्रायल बहुत लंबा चलना है। आप किसी को सिर्फ प्राइमा फेसी इस बात पे जेल में नहीं डाल के रख सकते कि उसके खिलाफ चार्जशीट आ गई है। अभी उसका एविडेंस होना है, बहुत सारी स्टेजेस हैं। हाँ, अगर ट्रायल जहाँ फास्ट ट्रैक ट्रायल्स हैं, वहाँ जैसे रेप वगैरह के केसेस में फास्ट ट्रैक ट्रायल होते हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हैं हमारे उसमें, तो वहाँ पर बेल नहीं देकर सीधा ट्रायल को ही कंक्लूड कर दिया। जैसे कि वो जो दिल्ली रेप केस था, उसमें 1 साल के अंदर ही सबको पनिशमेंट हो गया था। तो इस तरह के उसमें बेल की वजह से सीधा ट्रायल कंक्लूड कर दिया। तो पर बाकी सारे केसेस में इस तरीके से कोर्ट नहीं चलती हैं। ये 1-2 एक्सेप्शन केस हैं जहाँ फास्ट ट्रैक ट्रायल हुए, तो इस वजह से बेल तो देखिए एज अ मैटर ऑफ राइट है। तो पर बेल का मतलब ये नहीं कि आप विक्टिम के साथ इनजस्टिस। तो अगर किसी के साथ सामने ऐसा होता है कि उसको जो अक्यूज्ड है उसको अगर बेल मिल जाती है, तो ऐसा नहीं समझ लेना चाहिए कि वो इनजस्टिस छूट गया है। हाँ, कि इनजस्टिस हो रहा है। ओके, कन्विक्शन हो सकता है बाद में, अगर एविडेंस स्ट्रांग है तो वो कन्विक्ट होगा। इस बात से जो आप बोल रहे थे वो ये भी लिंक होता है। मैंने 2016 आई थिंक 15 या 16 या 17, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद है, एक इंसान है जिनका केस है जो कि आमिर के केस से बहुत ज़्यादा अलाइन होता है। उनको फॉल्सली इम्प्लिकेट कर दिया था एक रेप केस में। आई थिंक अगर मैं सही याद कर पा रहा हूँ तो गोपाल नाम था या गोपाला नाम था, कुछ नाम का आइडेंटिटी मिस इन्फॉर्म्ड या फिर मिस जज्ड आइडेंटिटी का केस, मिस रिप्रेजेंटेड आइडेंटिटी का केस था वो। और उसमें उस बंदे को आई थिंक 7 ईयर्स या 8 ईयर्स तक वो जेल में रहा। उसकी वाइफ ने उसे छोड़ दिया और उसका शायद बच्चे भी नहीं थे उसके पास। बाद में जब वो बाहर आया तो उसके माँ बाप की डेथ हो गई थी। तो आई थिंक दैट मैन हैज़ क्लेम्ड फॉर 200 करोड़ का कॉम्पनसेशन। तो वो बीच में काफ़ी न्यूज़ में आया था। कुछ बात हो गई। ऐसे नंबर ऑफ केसेस हैं जहाँ पे लोग लंबे टाइम पीरियड तक जेल में रहे और डिस्चार्ज पे एक स्टेज होती है। एक तो हो गया पूरा एविडेंस चला केस का, पूरा ट्रायल हुआ, प्रोसिक्यूशन एविडेंस लीड हुए, डिफेंस एविडेंस लीड हुए, आर्गूमेंट हुए और केस जाके लास्ट में एक्विटल हो गया या कन्विक्ट हो गया। ठीक है, एक स्टेज आती है शुरू में जब चार्जशीट, जो मैंने आपको बताया था, जब चार्जशीट फाइल होती है, जब कोर्ट चार्जशीट एक्यूज को सप्लाई करती है, तो एक स्टेज होती है डिस्चार्ज की या फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। तो कोर्ट ये देखती है कि जो एविडेंस पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन में कलेक्ट किया है, क्या वो मुकदमा चलाने लायक है भी या नहीं, उसमें ऐसी कोई चीज़ है कि इस आदमी पे मुकदमा चलाया जा सके। तो पता चला कि 1 साल तक या 2 साल तक जेल में पड़े हैं। जब एविडेंस को अप्रिशिएट कर रही है, चार्जशीट वाले एविडेंस को कोर्ट देख रही है, तो देख रही है कि उसमें कुछ है ही नहीं। इवन टेररिस्ट वाले केसेस में भी डिस्चार्ज हुए हैं लोग। ये सोचिए कि जिनको आपने टैग कर दिया टेररिस्ट और आपने अरेस्ट कर लिया और उसके बाद वो डिस्चार्ज हुए, मुकदमा चलाने तक के भी एविडेंस आप कलेक्ट नहीं कर पाए और आपने उनके 1 साल या 2 साल आपने उनको जेल में डाल के रख दिया और पुलिस के पास इतना एविडेंस भी नहीं है कि उनको मुकदमा भी चलाया जा सके। तो ये उस आदमी के साथ कितना गलत है। बिल्कुल। और सोसाइटी में उसके ऊपर आप देखते हैं कि सोसाइटी में आप कोई आदमी जेल में चला गया, चाहे बाइज्जत बरी हो जाए, वो नाम का बाइज्जत बरी होता है, उसके साथ हमेशा वो टैग हमेशा रहता है, ये तो जेल गया था।
अब एक पर्सनल ओपिनियन सबसे पहले आप ये जी। बताओ, और ये हमारी यंगर जनरेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। लिव इन पे क्या ओपिनियन है आपका? सही है, रहना चाहिए एज अ मेल, एज अ फीमेल, लोगों को साथ रहना चाहिए बिना शादी के? बिना शादी के देखिए, एज अ लॉयर तो कोई रोक नहीं है। अगर मैं एज अ लॉयर बात करूं तो लॉ में तो कोई रोक लॉ नहीं है, कोई रोकता नहीं है। लॉ नहीं रोकता आपको। आप किसी के भी साथ भी रह सकते हैं, आप एडल्ट हैं, 18 साल से ऊपर है, आप किसी के साथ भी रह सकते हैं, कैसे भी लाइफ अपनी लीड कर सकते हैं। ओके। बट फॉर सोसाइटी मुझे लगता है कि एक्सपीरियंस के हिसाब से, एक्सपीरियंस लीगल के हिसाब एक्सपीरियंस से, के लीगल हिसाब से एक्सपीरियंस के हिसाब से लिव इन रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आती हैं। कैसे? सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये आती है कि आप अभी तो साथ रह रहे हैं खुशी खुशी खुशी, किसी चीज़ पे लड़ाई हुई, किसी चीज़ पे कोई बात हुई, पता चला आप अलग हुए, और जितना ज़्यादा आप साथ रहते हैं, जितना लोग क्लोज रहें, उनकी दुश्मनी भी उतनी ही खतरनाक होती है ओके। है ना। वो आप पे कोई भी एलिगेशन, लड़कों पर खासकर, कुछ भी आ सकता है, रेप का और सेक्सुअल हैरेसमेंट का। जो आप साथ रह रहे, 1 साल तक आप साथ रहे, आप सब कुछ विद कंसेंट आप रह रहे हैं किसी के साथ, पता लगा आज अलग हुए किसी लड़ाई पे, कल को किसी ने उस लड़की को मिसगाइड किया, जाके उसने थाने पे मुकदमा लिखा दिया, आपके मतलब मेरे से तो शादी का वादा किया था इन्होंने, और मैं तो इसी मुगालते में इनके साथ रह रही थी कि मुझसे शादी करेंगे, पर अभी 1 साल बाद शादी के लिए मना कर रहे हैं ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ मैरिज, दिस इज रेप। लेकिन इंडिया में कोई भी रिलेशनशिप जब शुरू होता है, एटलीस्ट मेरा ये एक्सपीरियंस है, तो शादी की बातों से ही शुरू होता है। और ये चाहे हम बहुत टीनेजर्स की बात करें या फिर अडल्ट्स की बात करें, और आई थिंक इंटेंट भी होता है, लेकिन दो लोगों की बन नहीं पाती, तो उसके बाद वो साथ रहना चाहते हैं लिव इन में। बहुत सारे लोगों को मैंने ऐसे भी कहते सुना है, और हम जिस यहाँ बैठे हुए हैं गुड़गांव, दिल्ली, एनसीआर में, इट इज़ वेरी कॉमन फॉर हाँ, नाउ डेज इट इज़ कॉमन। लोग काम करते हैं, दे आर गेटिंग डिसेंट अमाउंट ऑफ सैलरीज, और हर किसी को चाहिए कि वो बहुत सारे वो बच्चे लिव इन में खास तौर से इन्वॉल्व होते हैं जो लोकलाइट्स नहीं हैं यहाँ के, जो हाँ, बाहर दूसरे बाहर शहरों से से आए आए हुए हैं वो हैं, लोग जाते हैं। और वो ज़्यादातर रहने लग जाते हैं। तो नुकसान मतलब क्या है? नुकसान देखिए, एक नुकसान सबसे ज़्यादा तो ये है कि आप वर्नेबल हैं कि आपके अगेंस्ट कोई केस फाइल हो सकता है। ओके। ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि जहाँ 2 लोग, अगर आप एडल्ट हैं और साथ में रह रहे हैं, तो फिर इतनी मैच्योरिटी भी दिखाइए कि अगर आप रिलेशनशिप से हट रहे हैं, एक आदमी विड्रॉ कर रहा है, तो फिर समझदारी तो इसमें कि उसको जाने दें। आप फोर्सफुली तो किसी को नहीं रोक सकते, बट आप यहाँ एनिमिटी डेवलप कर लेते हैं। आप कहते हैं ये कैसे जाएगा, आप बताता हूँ इससे तो मैं, या आप बताती हूँ। मेरे नहीं हुए तो किसी के नहीं मेरे नहीं हुए तो किसी के नहीं होंगे और वो किसी के नहीं होने के लिए वो समाज के लायक भी नहीं छोड़ते। 376 लग गया साहब, 376 उन पे लगा दिया कि साहब मेरे साथ रह रहे थे, और मैंने जो फिजिकल रिलेशन इनके साथ हुए वो मैंने कंसेंटुअल थे, बट ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ मैरिज मैंने वो कंसेंट दी थी, मुझसे तो इन्होंने वादा किया था कि शादी करेंगे। और ये चीज़ और अभी अगर अभी लड़का विड्रॉ कर जाए या लड़की विड्रॉ कर जाए, उसमें लड़का विड्रॉ कर जाए तो 376 आप लग जाता है उसके ऊपर। 376 इज रेप। रेप, रेप उसमें सब क्लॉजेज हैं। और इसीलिए जो रेप का, और मैं अगर गलत बोल रहा हूँ तो आप बताना, इसीलिए ये एक मेजर कंट्रीब्यूटर है, इसीलिए जो रेप का कन्विक्शन रेट है वो बहुत कम है 376 का। मिसयूज़ भी हो रहा है इन सेक्शंस का बहुत ज़्यादा। मेरे पास एक केस है, अभी मैंने उसको कंक्लूड किया है। उसमें लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड पे रेप का एलिगेशन लगाया, ओके। प्लस उसने उन सब पे एलिगेशन लगा दिया कि साहब इन्होंने तो मेरे साथ गलत किया, और इनके जो दोस्त आए थे वो उन्होंने भी गलत किया। एक दोस्त जो सिर्फ खाना देने गया था एक दिन, वो ये दोनों साथ रह रहे थे, 1 महीने तक साथ रहे, लिव इन रिलेशनशिप में थे। दोनों मेजर हैं। लड़का गुड़गांव में जॉब करता है, लड़की कहीं बाहर दूसरे शहर से आई, यूपी के एक शहर से आई। ये फेसबुक पे मिले, ऑनलाइन इनकी बातें हुई, वो आ गई इनके साथ। मेजर एज एन आर्मी बैकग्राउंड? मेजर एज एन आर्मी बैकग्राउंड? नहीं, मेजर एज इन दोनों एडल्ट थे। ओके। तो साथ में रहने लगे, 1 महीने तक साथ में रहे, एक फ्लैट पे रहे। तो बीच में जो लड़का है उसका कोई दोस्त आया खाना देने या कुछ करने या मिलने, तो जिसका नाम भी नहीं पता था, उस लड़की ने उनके लिए भी लगा दिया कि इसने खुद भी मेरे साथ गलत किया, और ये इसके 4 दोस्त आए थे। एक दोस्त का नाम उसने गलत बताया था कि ये कौन है, कि साहब ये फलाना साहब हैं। ओके। तो उसने उसमें वो गलत ही नाम लिखवा रखा है FIR में। उसको ये भी नहीं पता था कि इसका असली नाम क्या है। लड़की ने गैंग रेप उन सब पर लगा। उसमें से एक लड़के का ऑस्ट्रेलिया में एडमिशन हो गया था,
उसको जाना था, वहाँ ज्वाइन करना था, फीस उसकी जमा हो गई थी, उसके पेरेंट्स ने कैसे कैसे करके जमा कराई होगी। आप जानते हैं बाहर पढ़ने जाने के लिए कम से कम 20-25 लाख के तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, वो जमा हुई, वही होगी उनकी। उसको जाके वो कॉलेज ज्वाइन करना था, बट इस केस की वजह से वो ट्रैवल नहीं कर पाया, उसका वो साल गया, वो पैसे बर्बाद हुए। पर बाद में क्या हुआ कि उन लड़के लड़की का कॉम्प्रोमाइज़ हुआ आपस में, फिर वो लड़की हॉस्टाइल हुई, वो सब लोग बरी हुए। तो कोर्ट की भी ओपिनियन थी कि जिस तरीके के एलिगेशन इसने लगाए थे तो इसके अगेंस्ट में पुलिस को एक्शन लेना चाहिए, हमारे लॉ में प्रोविज़न है। बट कोर्ट या पुलिस इसलिए उनको एक्शन नहीं लेती कि वो कहीं इससे डिमोरलाइज ना हो जाएं वो लड़कियां जिनके साथ जेन्युइनली कुछ गलत हो रहा है। तो इस वजह से कन्विक्शन रेट भी कम है रेप का। और उन और जेन्युइन केसेस में जेन्युइन केसेस में आज भी हैं ऐसे जो जेन्युइन केस होते देखो हैं, आज भी हैं जेन्युइन केस, जो ऐसा नहीं है जेन्युइन कि केस हो जाते हैं, और वो भी इन्हीं सारी वजहों से। ऐसा नहीं है कि सोसाइटी आज भी रेप जैसे हीनियस क्राइम इसलिए होते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं पे जो जो एक एक रिलैक्सेशन है कि आई विल गेट अवे विद इट, या लोगों को पता नहीं है Exactly, ढंग से, तो exactly. क्राइम्स ये हो तो रहे हैं। लेकिन साथ के साथ एक ये भी और यहाँ पे दोनों में मैं ये कहना चाहूँगा कि आई थिंक दोनों में फीमेल्स इन्वॉल्व हैं। एक वो फीमेल है जो सफ़र कर रही है, और एक वो फीमेल है जो सिर्फ फॉल्सली इम्प्लिकेट कर रही है सामने वाले को। बिजनेस है, आजकल बिजनेस कर रही है बहुत सारे उसमें, मतलब आई एम सॉरी टू से कि मैं उस तरीके से कह रहा हूँ कि उन एक बार कर लिया, उनको कॉम्प्रोमाइज़ के बेस पे बहुत सारे पैसे मिल गए, आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट हो गया, कुछ पैसे मिल गए, तो वो यूज टू हो गए। उन्होंने कहा ये तो अच्छा है, साल में एक केस करना है, आज इस कोर्ट में करा, कल को किसी दूसरे शहर में जाके कर लो, 5 लाख 10 लाख रुपए रेप के केस में। भाई आपको बचना है, आपने कहा हाथ जोड़ता हूँ साहब, मैं ये पकड़ो पैसे, मुझे माफ़ करो साहब, आपने 10 लाख रुपए दिए, आप 1 साल मेहनत करके 10 लाख नहीं कमाते, वो एक FIR की धमकी पे 10 लाख आ गए, तो बहुत ईजी है ना। सैड रियलिटी। सैड रियलिटी। लेकिन इस पॉइंट पे पहुंच के अब एक और भी चीज़ है जो आ जाती है। यहाँ से शादी होती है बंदे की, और आजकल अचानक से डाइवोर्स रेट हाई है। मुझे लगता है सबसे पहले तो आप ये बताओ कि जितना दिल्ली NCR का डाइवोर्स रेट और या बॉम्बे का डाइवोर्स रेट हाई, उतना और शहरों में भी हर जगह कंसिस्टेंट चल रहा है, या अब फिर बढ़ रहा है, पर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में ज़्यादा है। अभी भी क्या जो है कारण छोटे उसका? छोटे जो 2 टायर सिटीज़ हैं उनमें कम है, जहाँ सोसाइटीज़ की कुछ वैल्यूज़ बची हैं, और जहाँ पे पेरेंट्स का इंटरफेरेंस है, जहाँ बहुत सारी चीज़ों को बड़े लोग के इंटरफेरेंस से रिजॉल्व कर लिया जाता है। हमारे साथ क्या हो गया है, जब मेट्रोपॉलिटन सिटी में हम न्यूक्लियर फैमिलीज वाले उसमें आ गए हैं, लड़का लड़की अकेले रह रहे हैं, कोई समझाने वाला ही नहीं है। जरा सी बात पे झगड़ा हुआ, पता लगा अगले दिन नोटिस और ये और वो, पुलिस आ गई 100 नंबर। उस क्या होता है कि वो यहाँ पर मुझे लगता है कि एक बड़े का होना बहुत ज़रूरी है। वो यहाँ पर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में हम लोगों के ऊपर वो बड़ों का साया है नहीं, ओके। उसकी वजह से ये रेट डाइवोर्स का बढ़ता जा रहा है। आप देखेंगे जॉइंट फैमिलीज़ वगैरह में फिर भी कम है, कोई ना कोई चाचा ताऊ, वो कोई ना कोई फैमिली में ऐसा होता है जो समझदार है, जो दोनों लोगों को समझा लेगा, या जिनकी हम शर्म करते हैं। हमें यहाँ पे किसी की वो ही नहीं है। और एक और चीज़ भी बहुत तेज़ी से ऊपर बढ़ रही है, वो है 498A, जिसका मुझे लगता है कन्विक्शन रेट शायद 4 या 5% है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। FIR बहुत ज़्यादा होती हैं उसमें। पहले इसकी तो इतना ख़तरनाक सेक्शन था पहले कि रातों रात साहब जीजा जी भी भाग रहे हैं, बहनों ही साहब भाग रहे हैं, बहन भाग रही है, और जिनका कोई मतलब ही नहीं है। महिला पुलिस जा रही है रात में, घर में कूद के ला रही है सासू माँ को पकड़। खैर वो तो बाद में सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जजमेंट आए तो उनको बहुत ज़्यादा लाइट किया सेक्शंस को। लाइट मीन्स के कोर्ट ने कहा कि डायरेक्ट FIR मत करिए, पहले इसमें मिडिएशन करिए। अब इसमें एक तरह से प्री लिटिगेशन मिडिएशन है। जब आप कंप्लेंट करने जाते हैं तो CAW सेल या महिला थाना या वुमेन सेल करके हर जगह पर, हर स्टेट में अलग अलग तरीके से बनाए और गए ये हैं। मुझे लगता है इकलौता ऐसा ऐसा लॉ है या FIR है, अगर कोई मर्डर भी करता है तो 302 लगती है ना? हाँ, या हाँ। फिर क्रिमिनल इंटिमिडेशन या हार्म, समथिंग ऑन दोज लाइंस, तो 3 या 4 धाराएं लगती हैं जब किसी ने मर्डर किया होता है। लेकिन 498A हमेशा एक पैकेज के साथ आती है। हाँ, उसके तो साथ ये बड़े क्रिमिनल्स बनते हैं सामने के 5-6 धाराएं 7 धाराएं आएंगी ही आएंगी। और इनके, ये तो आपको पता होगा कि अलग अलग केसेस भी चल जाते हैं, कई कई अलग अलग चल रहे होते हाँ, हैं। हाँ, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। इसमें पूरा पैकेज है ये, और ये तो लॉयर्स के लिए तो पूरा डायमंड पैकेज डील है, पूरी पैकेज डील है कि भाई ओके। इसमें एक DV का केस पड़ेगा, डोमेस्टिक वायलेंस का, एक 498A जाएगा, एक मेंटेनेंस जाएगा, एक कुछ एक आध दो और बढ़ा लिए जाएंगे,
तो 4-5 केसेस का पूरा पैकेज है लड़कियों की तरफ से, लड़कों को उनको डिफेंड करना होता है। तो अब जिस खुश नसीब इंसान को हम्म, ये पैकेज मिल जाता है, मैं मजाक नहीं उड़ा रहा, हम्म, लेकिन एक जो अनलकी हैं लोग, जिनको ऐसा, जिनके पास ऐसा सर्कमस्टेंस आ गया, और अनलकी इसलिए कि उन्होंने कुछ किया नहीं था हाँ। और इसके बाद भी उन पे ऐसे फॉल्स केसेस लगाए गए, तो उस इंसान को क्या करना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप बताइए प्लीज। अच्छा, मतलब अगर फॉल्स केसेस उन किसी अभी के ऊपर फाइल हुआ। अभी बस एक बंदे को पता चला है कि उसके ऊपर ऐसे ऐसे मुकदमा दर्ज कराया गया है या एफआईआर हुई है। एफआईआर 490T की डायरेक्ट नहीं होती है। ओके। एफआईआर के लिए पहले जब कंप्लेंट फाइल होती है तो पुलिस आपको कॉल करती है, हस्बैंड को कॉल करती है ओके। और मीडिएशन वगैरह कराती है अब, ठीक है। और घबराने की, डरने की अब इसमें कोई बात नहीं है। आप जाइए, इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करिए, पुलिस के साथ मीडिएशन सेशन है, काउंसलिंग होती है, वो है। और मुझे लगता है हस्बैंड और वाइफ को दोनों को कोशिश करनी चाहिए कि वो रिजॉल्व हो जाए। रिजॉल्व नहीं होती हैं चीज़ें तो उसको थोड़ा मैच्योरिटी के साथ उसको आप पार्ट वेज, मतलब अगर आप नहीं साथ रह सकते हैं तो आप एलिगेशन एक दूसरे पर ना लगाएं। झूठे एलिगेशन की ज़रूरत नहीं है, और ये सिर्फ ईगो की वजह से है, और कोई नहीं है। मैंने नोटिस किया बहुत से उसमें ईगो है केसेस में, 90% ईगो केसेस प्राइमरी में रीजन ईगो होता का है। है पूरा गेम। ओके। और इसमें कोई हार जीत का सिस्टम ही नहीं है। मैंने कभी इन केसेस को लास्ट तक पहुंचते नहीं देखा इतने, मतलब इट्स ऑलमोस्ट 20 ईयर्स, मैं 20 ओके। साल से वकालत कर रहा हूँ लगभग। तो मैंने इक्का दुक्का केसेस में देखा कि ये लास्ट तक पहुँचे हैं, वरना 1 साल 2 साल लड़ने के बाद भी कॉम्प्रोमाइज़ हुए हैं। पर स्टेजेस क्या है कि आप 2 साल तक लड़ रहे हैं, लॉयर्स को फीस दे रहे हैं, लिटिगेशन में एक्सपेंसेस आपके जा रहे हैं, और फिर जाके कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। आप कोशिश करिए कि इनिशियल स्टेज पे ही वो सब चीज़ें रिजॉल्व हो जाएं। अगर आप साथ नहीं रह सकते तो डाइवोर्स ले सकते हैं, हमारे कानून में प्रोविज़न है, म्यूचुअल डाइवोर्स है। तो अब अगर किसी के ऊपर हो गई है एफआईआर, अभी चलिए। स्टेज पे हैं हम, जब 498 हो गई और वापस से पैकेज आया उसके पास अलग अलग धाराओं का, और पैकेज में खाली अकेला वो नहीं है, पेरेंट्स भी हैं। पेरेंट्स, रिश्तेदार, बहुत सारे जिनका कोई लेना देना नहीं था, दोस्त, बिल्कुल। क्या दोस्त, प्लान ऑफ एक्शन होता है उस बंदे का, क्या कर सकता है वो? नहीं देखिए, उनको तो डिफेंड ही करना है कोर्ट में ट्रायल चलेगा। चार्ज पुलिस जब एफआईआर करती है तो इन्वेस्टिगेट भी करेगी। तो अब 490 वगैरह में जहाँ पे जिन लोगों का इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो पुलिस उनके नाम वहाँ से निकाल सकती है ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। Okay. हस्बैंड का नाम तो देखिए, हस्बैंड पर डायरेक्ट एलिगेशन होते हैं, हम्म। ठीक है, तो हस्बैंड का नाम निकलना तो टफ है। बट जो लोग और नाम लिखा दिए जाते हैं एक्स्ट्रा, तो सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जजमेंट्स हैं, तो जहाँ पे पुलिस को ये डायरेक्शन है कि अननेसेसरी लोगों को इसमें ड्रैग ना करें। इट इज़ समथिंग बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। एक बेडरूम के अंदर मैं आपके साथ मारपीट कर रहा हूँ, ये आपको पता है, भाई बाहर बैठा आदमी मुझे इन्फ्लुएंस कैसे कर लेगा? तो उसमें उन लोगों के नाम इन्वेस्टिगेशन में निकल जाते हैं ज़्यादातर, पर जिनके खिलाफ चार्जशीट आती है तो उनको कोर्ट में अपियर होकर ट्रायल फेस करना होता है। ओके। तो उनको एक जनरल अच्छा कोई लॉयर एंगेज करना है, कोर्ट में अपियर होना है, अपने एविडेंस, अपने पार्ट के एविडेंस उनको सामने रखने कोर्ट के सामने, और वो ट्रायल चलेगा। बट कन्विक्शन रेट बहुत कम है। आप शायद ज़्यादा ही बता रहे हैं, मुझे तो उतना भी नहीं लग रहा है कि 5% भी होगा। मेरे सामने बहुत कम कन्विक्शन रेट है। और दूसरी चीज़ ये है कि जेन्युइन केस अगर हैं, मुझे लगता है जेन्युइन केस वाले तो पहुँचते ही नहीं है कोर्ट में। ज़्यादातर केसेस वो पहुँचते हैं जहाँ पे एक्सटॉर्शन का सिस्टम चल रहा है। ओके। तो जैसे अभी एक एक पर्टिकुलर पीछे काफ़ी लाइट में था, अतुल सुभाष, जी जी। बैंगलोर में काम करते बेंगलोर थे, एंड ही चोज सुइसाइड। अब बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो इस टर्मोइल को और इस, क्योंकि बड़ी ऑब्वियस बात है, जो भी जिसके ऊपर भी ये केसेस होंगे और अगर कोई फॉल्सली इम्प्लिकेट किया जा रहा है तो उसका मेंटल जो उसकी मेंटल कंडीशन है वो ऑलमोस्ट ख़त्म है, वो बंदा परेशान हो जाएगा। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज भी ये रास्ता अचानक से देखने लग गए हैं कि लॉज बहुत फीमेल ओरिएंटेड हैं और हमें जस्टिस मिलेगा नहीं। और कई बारी जैसे कई केसेस में जहाँ पर बच्चे होते हैं या फिर कोर्ट्स एलिमनी या फिर मेंटेनेंस देने का ऑर्डर पास कर देता है वाइफ के लिए, तो उस सिनेरियो में बंदे को और कुछ दिखता नहीं है सुसाइड के अलावा। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, क्या करना चाहिए स्टेज पे? उन्होंने अतुल सुभाष ने, ऑब्वियसली सुसाइड इज समथिंग विच जो किसी को वो ऑप्शन है ही नहीं, आपको लाइफ मिली है तो पूरी जीनी है, लेकिन वो क्या कर सकता था इंसान? वो मुकदमा लड़ सकते थे। सुसाइड इज़ नॉट द ऑप्शन। सुसाइड तो किसी चीज़ का सॉल्यूशन ना कभी था ना कभी हो सकता।
आपने सुसाइड कर लिया, आपके पीछे कितने लोग रह गए, आपके पेरेंट्स जिन्होंने आपको पाल पोस के इतना बड़ा किया। एक और आप सोसाइटी के लिए भी एक गलत प्रेसिडेंट सेट करके जाते हैं। बहुत सारे लोग अब ये सोचने लगे हैं अच्छा यही सॉल्यूशन है। आप ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट कर देते हैं एक सिस्टम के अगेंस्ट में। हाँ, मैं बिल्कुल मानता हूँ कि हमारी जुडिशियल सिस्टम में टाइम लगता है, बट आप खुद ही आपने पूछा था अभी मुझसे, कन्विक्शन रेट बहुत कम है। इसका मतलब आपको सज़ा तो नहीं होने जा रही, और फांसी तो वैसे भी नहीं होने जा रही इस केस में। 3 साल तक की मैक्सिमम पनिशमेंट है जो कि बेलेबल है। आपको हो गया, अगर कन्विक्शन भी हो गया तब भी आप जेल नहीं जा रहे हैं, उसकी अपील है, हायर कोर्ट में अपील है उसकी, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि आज अतुल सुभाष जी ने सुसाइड किया, आप उससे पहले देखें तो पहले गर्ल्स ने भी बहुत सुसाइड हुए हैं, बहुत सारे फीमेल्स ने भी बिल्कुल, सुसाइड किए हैं, और वो जेन्युइन केसेस वो जेन्युइन केसेस में भी हुए हैं। और टॉर्चर ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ था, ऐसे कि कोई केस नहीं। हाँ, अब सोसाइटी चेंज हुई है, अब वो सब चीज़ इतनी ज़्यादा नहीं होती, और वोकल भी हैं, लोग बोलते भी हैं। पहले तो घर घर में ही घुट जाते थे, पता ही नहीं चलता था। और अब भी शायद होता होगा, जो लोग उसको फील करते होंगे या जो उसको फेस करते हैं, वो अब तक कई बार बाहर आके बता ही नहीं पाते हैं, वो नहीं बताते हैं। नहीं बताते। एक चीज़ बताइए, जब भी कोई शादी कर रहा है और एज अ प्रिवेंटिव मेजर जब भी शादी होती है, हमारे यहाँ पे गिफ्ट्स का कल्चर है, बर्थडे होता है किसी का, कोई गिफ्ट आके देता है। तो जब शादी हो रही होती है तो बड़ा ऑब्वियस है कि सामने से कोई ना कोई किसी ना किसी फॉर्म में ऑब्वियसली जिनकी शादी हो रही होती है उनको गिफ्ट्स देता है। डाउरी की डेफिनेशन क्या है? क्या वो 100 रुपये हो सकती है, या फिर वो लाखों में होनी चाहिए, करोड़ों में होनी चाहिए? नहीं, एग्जैक्टली मॉनेटरी उस पर स्केल पे उसको मत नापिए आप। ओके। डॉरी मीन्स कि जहाँ आप डिमांड कर रहे हैं कि साहब शादी तो मैं कर लूँगा आपकी बेटी से, पर मुझे XYZ ये चीज़ें चाहिए। जहाँ आपने कंडीशन पुट कर दी, जहाँ आपने डिमांड कर दी, वो डॉरी है। गिफ्ट का कल्चर है, देखिए कल्चरल थिंग है, बट आप उसको भी डिनाई कर सकते हो। अगर आपको नहीं लेना, मैं मना कर दूँ अपने सास से, ससुर से कि साहब मुझे 1 रुपया नहीं चाहिए, सिर्फ आपकी बेटी से मैं शादी करूँगा और सिर्फ उसी को लेके जाऊँगा एक जोड़ी कपड़े में, तो ज़बरदस्ती इनको ही नहीं दे देगा। लेकिन जिस वापस से मेजॉरिटी जो शादियां हो रही हैं आजकल एक नॉर्मल फैमिली में, एंड ये मैं बिना रिलीजन की बात कर रहा हूँ, हिंदू, मुस्लिम, पंजाबी वेडिंग्स, क्रिश्चियन वेडिंग्स, आप किसी में भी चले जाओ, बड़ा बड़ा कॉमन कल्चर रहा है इंडिया का कि रिश्तेदार, आपके दोस्त, आपके घर परिवार के लोग सामने से कुछ ना कुछ किसी न किसी फॉर्म में, और वो सिर्फ बंदे को नहीं मिल रहा होता है, वो कपल को देते हैं। कपल को देते हैं कि नॉर्मल, और सोसाइटी में अच्छा नहीं लगेगा, आप किसी की शादी में जाओगे और कुछ नहीं दोगे तो वो आपको शादी में नहीं बुलाएगा नेक्स्ट टाइम, है ना। उसके घर में और कोई शादी होगी तो वो नहीं बुलाएगा। तो आई थिंक ये जो कोई लाइन नहीं है डाउरी जहाँ से आप डिफाइन कर सकते हो कि नहीं आपने 1000 रुपए का सामान दिया था तो वो डाउरी है, 1200 का दिया था वो डाउरी नहीं है, 1 लाख का दिया था तो डाउरी है ना। वो बिल्कुल कोई लाइन नहीं है। ओके, वेरी नाइस। और एक कस्टमरी चीज़ का आप उसको वो पहना कर, यूनिफॉर्म पहना कर, एक सिविल रॉन्ग को आप राइट नहीं कर सकते कि यार नहीं ये तो कस्टम है, कुछ तो देना ही होगा। ये मेरे ख्याल से आप एक क्राइम है, आप इसको हाँ इसको प्रमोट ना करें तो ही बेटर है। सिर्फ आप उसको ये कह के नहीं साहब ये तो चला आ रहा है, बरसों से चला आ रहा है, डॉरी इज डॉरी। ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि हर शादी में ऐसा होता है जहाँ पर आइडियली डाउरी लेना भी क्राइम है, देना और लेना दोनों क्राइम। लेकिन जब भी कोई ये कहता है कि मैंने डाउरी दी थी, ये हम वापस से सिर्फ उन केसेस की बात कर रहे हैं जहाँ लोग फॉल्सली इम्प्लिकेट करे जाते हैं। हाँ। और उनके फेवर में जब डाउरी की कंप्लेंट्स फॉल्स कंप्लेंट्स जाती हैं तो कभी भी उनसे ये नहीं पूछा जाता कि तुमने दी क्यों। हमेशा सिर्फ उस पर फोकस किया जाता है कि डाउरी इन्होंने मांगी और हमने दे दी और ये इतनी सारी थी। वापस से सिर्फ ये फॉल्स केसेस की ही मैं बात कर रहा हूँ। वो असल में क्या करते हैं उसमें ना, स्मार्टली जब ये FIRs होती हैं तो जो लॉयर्स होते हैं वो बहुत स्मार्टली लिखते हैं। वो ये नहीं कहते कि इन्होंने डॉरी मांगी और हमने सारी चीज़ें डिमांड इनकी पूरी कर दी। अच्छा। वो ये कहते हैं, उसमें लिखा इस तरीके से जाता है कि इन्होंने डिमांड करी, हम पूरी नहीं कर पाए और इसलिए ये हमारी बेटी के साथ बहुत मारपीट करते हैं, उनको हैरेस करते हैं। ओके। तो 498 की डेफिनेशन ही है कि क्रुएल्टी बाय द हस्बैंड और एनी रिलेटिव ऑफ द हस्बैंड फॉर द डिमांड ऑफ डॉरी। ओके। तो वो डिमांड वो ये नहीं कहते कि हमने हाँ कि फुलफिल कर दी। ओके। वो कहते हमने शादी में कोई कमी नहीं रखी साहब, पर इनको हमने अपनी तरफ से बेटी को गिफ्ट दिए। वो अपनी डॉरी को जो इन्होंने दिया वाला सिस्टम है उसमें वो उसको गिफ्ट के तौर पर लिख देते हैं। और
जब हमने ये लड़के ने किसी चीज़ को कहा वो डिमांड में लिखी जाती है, ओके तो वो देने वाला वो जो क्राइम है ना उससे वो स्केप कर लेते हैं सिर्फ वर्ड से हेरा फेरी से। ओके हाँ, उसमें स्मार्ट लॉयर होगा तो क्रॉस में फंसा लेगा। ओके आपने सक्सेसफुली डिफेंड किया लोगों को जिनके पास जो कोई आया आपके पास जो 498 फॉल्सली हाँ हाँ इम्प्लिकेटेड हाँ, हो। मैंने इनिशियली जब यहाँ प्रैक्टिस शुरू की दिल्ली में, तो शुरू के 2-3 केसेस मुझे बहुत अच्छे से याद हैं। मैंने बहुत मेहनत से करे थे और इसी ये मैट्रिमोनियल केसेस ही थे, उनमें मैं सब में मेरा विनिंग रेट 100% है। उनमें सब में मैंने क्विटल कराया था। आज भी लेते हो आप केसेस? हाँ, आज भी लेते हैं। फॉल्स और पर आजकल मैंने नया सिस्टम किया हुआ है क्या? कि मैं दोनों को बुला लेता हूँ। अगर मैं ट्राई करता हूँ या हस्बैंड या वाइफ कोई भी मेरे पास आता है, मैं पूछता हूँ कि आपका हस्बैंड या वाइफ यहाँ आ सकती है। तो मैंने केस लेने से पहले मैं भी ये ट्राई करता हूँ कि एक बार इनका रिजॉल्व हो जाए। और टचवुड के मैंने कई सारे मैटर जो कि लिटिगेशन की तरफ जा सकते थे, उनको अपने चैम्बर पर ही बैठ के रिजॉल्व करा दिया। कैसे करा आपने? समझाया, लड़की को समझाया, लड़के को समझाया, अलग अलग समझाया, सेशन लिए, पूरी चीज़ें बताई कि लड़के को मनाया कि भाई जितना अगर उनकी कोई डिमांड है, अगर वो एक एलिमनी क्लेम कर रहे हैं और आप ये सोचते हो कि मैं एक्स अमाउंट तो दूंगा पर मैं वाई अमाउंट नहीं दूंगा, तो मैंने उनको बताया कि इतना अमाउंट के जो डिफरेंस है, इससे ज़्यादा तो आपको लिटिगेशन में लग जाएंगे। उधर लड़की को समझाया कि अल्टीमेटली लेकिन एलिमनी पे ही रिजॉल्व होते हैं, बंदा पैसे देता है। अगर 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 वो लोग अलग हो रहे हैं तो एलिमनी तो देखिए एज अ मैटर ऑफ राइट है, देना ही होता है। तो पर हाँ, कोई कहीं कहीं मैंने ये भी देखा कि बहुत सी जगहों पर लड़कियों ने कहा कि मुझे बस इनसे डाइवोर्स चाहिए, ₹1 नहीं चाहिए। ऐसे भी मैंने रिजॉल्व करा है मैटर जिसमें लड़की ने ₹1 भी क्लेम नहीं करा। बहुत कम होते होंगे लेकिन कम है पर हैं। 376 लिव इन में रहने के बाद हम्म, या 498 शादी के बाद, हम्म, दोनों में से बेटर क्या होता है? 498 फॉल्सली अगर इम्प्लीकेट फॉल्सली भी एनी टाइम बेटर है। ये सिर्फ मैं फॉल्स केस भी दोनों ये सिर्फ दोनों मैं ही false फॉल्स मैं implications मानता के हूँ लिए कि पूछ रहा हूँ। 376 में भी आप फॉल्सली इम्प्लीकेट हो रहे हैं और 498 में भी, तो 498 इज मच बेटर देन 376। ओके हम्म, क्यों कि होता भाई है आप देखो उसमें पनिशमेंट 3 साल का है। दूसरा, सोसाइटी में जो मैसेज जाएगा आप ना, अब 498 को लोग उस तरीके से नहीं देखते सोसाइटी में। उन्हें लगता है कि हाँ भाई मियाँ बीवी का झगड़ा है, बीवी तो ये केस करेगी, वाइफ तो ये केस लगाएगी। पर हाँ, 376 आज भी हमारी सोसाइटी में एक स्टिग्मा है। आपके ऊपर लगी, आज ज़िंदगी भर आप उसको कैरी करके रखेंगे। बाइज्जत बरी, मैंने आपको कहा था, कोई होता ही नहीं है। बरी होते हैं, बाइज्जत आपकी इज्जत बचती नहीं है। ओके एलिमनी सिर्फ तभी एप्लीकेबल होती है केसेस में बंदे को देना पड़ता है जब उनका बेबी होता है, या फिर उन केसेस पे भी नहीं, अप्लाई होती है? एलमनी वाइफ क्लेम कर सकती हैं अपने लिए, परमानेंट एलमनी। और मंथली मेंटेनेंस वो डिफरेंट थिंग है। वाइफ अपने लिए भी और बच्चे के लिए भी, माइनर बच्चों के लिए भी क्लेम कर सकती हैं। ओके पेरेंट्स भी क्लेम कर सकते हैं इवन। ओके मालूम आपको 125 सीआरपीसी में पेरेंट्स कैन क्लेम मंथली मेंटेनेंस फ्रॉम द सन। तो ये अपने बच्चे से ले सकते हैं, ना अपने कि बच्चे सास से- ससुर नहीं मांग सकते? नहीं मतलब नहीं, हाँ, लड़के अपने से। बच्चे से। ओके मेरे पेरेंट्स, मैं अपने पेरेंट्स को, बूढ़े माँ बाप को देख नहीं रहा हूँ और उनको कोई खर्चा पानी नहीं दे रहा हूँ, तो दे कैन क्लेम। ओके और अगर इस सिनेरियो में बच्चे किसी के बाहर रहते हैं इंडिया से, तब भी तब भी? इंडियन लॉ तो एप्लीकेबल है। ओके वेरी नाइस। थैंक यू सो मच चंगेज़ भाई, आप हमारे शो पर आए। थैंक यू। और ये काफ़ी ऐसी कैंडिड कॉन्वर्जेसन थी जो एक लीगल पर्सपेक्टिव उन नॉर्मल लोगों के लिए देगी जिनके पास एक अच्छे लॉयर से डायरेक्ट मीटिंग नहीं होती। आई थिंक ये शॉर्ट एक 1-to-1 मीटिंग सेशन था जो लोग हमें देख रहे हैं उनके लिए भी। और थैंक यू सो मच, आपने बड़ी एक नॉर्मल इंसान की तरह सब कुछ समझाया। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो वंस अगेन। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। प्लीज़ ऐसे ही लोगों की मदद करते रहिए, थैंक यू। केसेस लड़ते रहिए। आप दुआ करिए, ऐसे ही करते रहें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।